संस्कार, गर्भ संस्कार यानी क्या है? जो बच्चा पेट में माता के फीटस जिसका हम बोलते हैं, वो जो है उसमें जो जीव है उसको संस्कारित करने की प्रक्रिया है। How relevant is गर्भ संस्कार today? We are living in a modern world. तो बच्चे का जन्म 3 स्तर पर होता है, ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले बच्चे का जन्म तब होता है जब उसके जो माता और पिता है वो विचार करते हैं कि अभी हमें एक बच्चे को जन्म देना है। 8 में से 1 इंसान, तो ये प्री कंसेप्शन में आते हैं। प्री कंसेप्शन इज़ लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन योर हैंड। वो जो मदर फादर है उनके हाथ में। इन एनी वे ये ब्रह्मचर्य इज रिलेटेड टू गर्भ संस्कार। सो गर्भ संस्कार के ड्यूरिंग डाइट का रोल है, ये तो आपने बताया कि फूड कैसे कुक करना चाहिए, किस इंटेंशन से कुक करना चाहिए, बट डाइट कैसे होना चाहिए? तो बिकॉज ऑफ देयर फूड हैबिट उनकी जो ओवरी का जो पाथवे है वो पूरा ब्लॉक हो गया था। तो सीमन यानी स्पर्म और ओवरी से जो एग निकलता है उसका पाथवे ही ब्लॉक है ओवरीज का, तो वो मिलेंगे कैसे? और वो पाथवे क्यों ब्लॉक हो गया था? बिकॉज ऑफ द जंक फूड। We have now youths, now we are talking about Gen Zs, different type of generation. How do you think वो ये चीज़ को लेंगे, उनको कैसे समझाया जाए? अभी जो सेक्स एजुकेशन शुरू किया है ना, उसी के साथ ये जो वुम एजुकेशन है, जो नैतिक शिक्षा है, वो भी देनी चाहिए। दिवाकर जी, देयर इज सी सेक्शन एंड देन देयर इज नॉर्मल डिलीवरी। इन दोनों का, जब एक मदर चाइल्ड को बर्थ देती है जी, तो आफ्टर द बर्थ हैज हैपेंड उस आर को गोल्डन आर कहा जाता है जी। तो वो 1 आवर की कुछ प्रिकॉशनरी लेवल पर अगर ध्यान दे तो वो बच्चे के लिए आने वाले समय में जो रात के 10 से 12 बजे का एक विंडो जो है तो वो बेस्ट कंसेप्शन के लिए माना गया है। कुछ एपिसोड्स बहुत डीप और इंटेंस्ड होते हैं। आज का हमारा एपिसोड उन्हीं में से एक है। आज हमने दिवाकर जी, जो खुद एक सर्टिफाइड गर्भ संस्कार कोच है, उनके साथ बहुत सारी बातें की, ऑब्वियसली ऑन गर्भ संस्कार। तो अगर आप एक न्यू पेरेंट हो, या फिर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, या इन जनरल आपको गर्भ संस्कार या स्पिरिचुअल बर्थिंग एज अ टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो ये वाला एपिसोड आपके लिए है। सो वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन द शो नाउ। दिवाकर जी, वेलकम टू द केटी शो। नमस्ते सर। थैंक यू आपका टाइम देने के लिए जी। और कैसे हो आप? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और आज का जो वाइब्स है स्पेशली महाशिवरात्रि की, तो उसके वजह से आज एक अलग ही आपके ये डिवाइन हब में बहुत अच्छा लग रहा है आकर यहाँ पे। और इसीलिए शो की शुरुआत करने के पहले मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। मेरे जो आदरणीय गुरु है उनके चरणों में, कोमल चरणों में वंदन करता हूँ। और आज जो शिवरात्रि का जो पर्व है, तो भगवान शिव जी के आदिशक्ति के चरणों में वंदन करके मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आज ये इट्स नॉट ओनली अ पॉडकास्ट, एज यू सेड, इट्स अ कन्वर्सेशन ऑन कॉन्शियस कंसेप्शन, कॉन्शियस लिविंग। एक सत्संग ही है, ऐसा मुझे आज लग रहा है। बिल्कुल। और मुझे ये लग रहा है कि ये आज का दिन चुना गया है। दिस इज जस्ट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डिवाइन पावर, बिकॉज आज महाशिवरात्रि है एंड यू नो आई थिंक इट वाज द डिवाइन हु चोज कि ये हमारा पॉडकास्ट आज शूट हो। हाँ जी, सही कहा आपने। तो शुरू करें डायरेक्टली? हाँ जी, हाँ जी। ओके, बहुत अच्छा। क्या होता है गर्भ संस्कार? गर्भ संस्कार ये जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो एक हमारी जो वैदिक परंपरा है, वैदिक साइंस है, उससे आता है। और गर्भ संस्कार ऐसा पर्टिकुलर वर्ड हमारे वैदिक टेक्स्ट में हमें नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो वर्ड है वो अभी कुछ सालों पहले आया है। लेकिन उसमें जो आयुर्वेद में कहा गया है, श्रेयसी प्रजा करके वर्ड आता है, सुप्रजनन करके वर्ड आता है। तो ये जो हमारे संस्कार, गर्भ संस्कार यानी क्या है? जो बच्चा पेट में माता के फीटस जिसका हम बोलते हैं, वो जो है उसमें जो जीव है उसको संस्कारित करने की प्रक्रिया है। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर उसको उच्चतम स्तर पे कैसे संस्कारित करें, एक अच्छा देवी बालक
कैसे जन्म ले, तो उसकी जो पूर्ण प्रक्रिया है वो गर्भ संस्कार के अंतर्गत आती है। अच्छा, ओके। सो थोड़ा सा और, तो आज थोड़ा ये सेशन थोड़ा डीप होने वाला है, तो हम लोग बहुत बेसिक्स से समझेंगे। आई मीन इट्स अ ग्रेट काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट यू हैव गिवन। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हाउ रेलेवेंट इज गर्भ संस्कार टुडे? वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, यू नो, तो आज की जो हमारी काइंड ऑफ जेंजीज है या यूथ है, उनके लिए ये कैसे, कितना रेलेवेंट है? बिकॉज वैदिक साइंस वगैरह थोड़े से एंशियंट माने जाते हैं, या फिर उनके बारे में ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। सो हाउ रेलेवेंट डू यू थिंक इज गर्भ संस्कार टुडे? जी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र का सबसे पहला सूत्र है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब है कि यही जीवन है और यही समय है टू अंडरस्टैंड द रियल ट्रूथ। तो ये जो विषय है गर्भ संस्कार का, वो हर एक जो प्राणी मात्र है, हर एक जो जीव है, हर एक मनुष्य है जो मैच्योर्ड है, उसको समझना बहुत ही अनिवार्य है। गर्भ संस्कार से क्या होता है कि आने वाली जो एक जनरेशन है उसको आप कैसे संस्कारित कर सकते हो। तो ये जो मैंने कहा, जैसे कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यही जो समय है रियल ट्रूथ जानने का, तो गर्भ संस्कार इसका एक बीज स्तर पर प्रयास है कि आप कैसे जान सकते हैं कि व्हाट इज़ द रियल ट्रूथ इन आवर लाइफ। और जो स्पेशली आज की जो हमारी जो यंग जनरेशन है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो डिक्लाइनिंग इन द क्वालिटीज़ ख़ास करके है, जो मॉडर्न या वेस्टर्नाइजेशन लाइफ स्ट्रक्चर या लाइफस्टाइल बन गई है, नॉट ऑल ऑफ देम रियली वी हैव अ वेरी गुड बंच ऑफ टैलेंट, ऐसा मैं सोचता हूँ आज की जनरेशन में। बट द परसेप्शन एंड द डायरेक्शन नीड टू बी डिसाइडेड कि कौन से डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो जब हम यूथ और जेनजी की बात करते हैं तो गर्भ संस्कार एक ऐसा विषय है जो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, हर जगह पे इसका एजुकेशन होना चाहिए। व्हाट इज़ द वूम साइंस? इट्स बेसिकली एपिजेनेटिक इंजीनियरिंग, इट्स अ न्यूरो साइंस, एंड वी ईच एंड एवरीवन शुड नो दैट हाउ इट इज़ डिजाइंड विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न साइंस एज वेल एज स्पिरिचुअल वैदिक साइंस। तो ये हर एक को जानना है, वाई, कि उससे वो उसका जीवन और अच्छा आनंदित कैसे कर सके। तो ये सिखाया जाता है? डू यू थिंक देयर इज एन इनफ एजुकेशन आउट देयर अबाउट गर्भ संस्कार? एट दिस मोमेंट ट्रेजिकली उतना इसका अवेयरनेस नहीं है। देयर आर पीपल दे नो अबाउट इट, लेकिन जनरली कैसा होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि अभी हाँ डॉक्टर ने बता दिया या अभी प्रेगनेंसी रह गई है तो अभी गर्भ संस्कार करना है। तो ऐसा नहीं होता है। गर्भ संस्कार यानी गर्भ संस्कार की 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले तो है प्लानिंग कि क्या करना है, कैसे करना है। देन सेकेंड इज़ द एग्जीक्यूशन एंड द थर्ड वन इज़ द एक्चुअल प्रेगनेंसी। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है उसमें हमें गर्भ संस्कार यानी वो जो जीव है माता के, मदर के पेट के अंदर है, उसको कैसे संस्कारित करना है वो उसमें सिखाया जाता है, या उसके प्रैक्टिसेस वो माता और पिता जब करते हैं तो वो संस्कारित हो जाता है जीव। तो उसमें गर्भ संस्कार में कैसा है कि हम वैदिक कॉन्टेक्स्ट से देखें तो षोडश संस्कार ऐसा विषय आता है। तो षोडश संस्कार यानी 16 संस्कारों का वर्णन हमें देखने मिलता है, जिसमें से जो पहले 3 है जो बच्चा है उसके जन्म के पहले के हैं। जैसे कि पहले सबसे पहले वाला जो है वो गर्भाधान है, जो प्री कंसेप्शन केयर में आता है। दूसरा वाला भी है जो पुंसवन करके है, वो फीटस का प्रोटेक्शन के लिए। देन थर्ड जो है वो सीमोंतनयन है, और जो चौथा है जिसे जात कर्म कहते हैं, तो जात कर्म इज एट द टाइम ऑफ बर्थ जो किया जाता है, द एक्चुअल बर्थ। Okay. तो ये जो 4 संस्कार है वो टिल द टाइम ऑफ बर्थ से रिलेटेड है, और उसके बाद 5वें संस्कार से लेके 15th तक, 15वें संस्कार तक जो संस्कार है वो हमारे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम के स्पैन में होते हैं। जैसे कि 5वें संस्कार से आप पकड़ के चलिए, जैसे कि नामकरण है, निष्क्रमण यानी सबसे पहली बार बच्चा बाहर जाता है, सूर्यावलोकन जैसे कि सूर्य और चंद्र का भी पहली बार दर्शन करना है, अन्नप्राशन है, पहली बार वो बच्चा अन्न ग्रहण कर रहा है। तो ये सारे संस्कार जो है ना, इसको एक साइंस है
वो कब खाने की उसकी क्षमता कब बढ़ती है, उसके सेंसस जो है फिजिकल स्टेट में कब इम्प्रूव होते हैं, वैसे उसको डिज़ाइन किया गया है। फिर उसका वेदारंभ यानी विद्या सीखना कब शुरू करता है, और उसके बाद है उसका मूंज बोलते हैं, जो वेदारंभ यानी गुरुकुल में जाने के पहले मूंज की जाती है बच्चे की, और उसके बाद वो गुरुकुल शिक्षा के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद जो आता है फिर वो वेदों के जो पूरा वो स्ट्रक्चर समझ जाता है, सीख जाता है, तो समावर्तन, जिसको आज की डेट में हम ग्रेजुएशन जो बोलते हैं सेरेमनी, तो समावर्तन का आता है। समावर्तन के बाद वो पुनश्च घर आ जाता है, और उसकी वो गृहस्थ जो है उसका वो शुरू कर जाता है जीवन विवाह करके। एंड एट द एंड ऑफ द संस्कार, दैट इज 16th वन, 16वां जो संस्कार है वो है अंत्येष्टि, यानी वो हमारे जीवन का एंड है। okay. जहाँ पे हम वापस, यानी कि शुरुआत कैसे होती है, देखो कि गर्भ में जो है ना वो एक प्रकार का अग्नि है, जिसे हम गर्भाग्नि भी बोल सकते हैं। तो शुरुआत वो गर्भाग्नि से शुरू होती है, और जो हमारा अंत है अंत्येष्टि संस्कार, वो भी वो अग्नि से ही समाप्त होता है। तो वो गर्भाग्नि, बीच में जीविताग्नि, और बाद में एंड में जो है मृत्याग्नि। तो ऐसे वो अग्नि हमारे साथ रहता है। अग्नि यानी वो इट्स अ लाइफ फोर्स, इट्स अ एनर्जी। तो ये सारे जो संस्कार हैं वो बहुत ही वो जीव को एक संस्कारित करने के लिए, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, वो स्वयं के प्रति, अपने संसार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति एक बहुत ही जागरूक नागरिक बन सकता है। तो ये गर्भ संस्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इसमें है, और हम अगर वो सीख ले, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, उसको एक साइंस की तरह भी आप देख सकते हैं। whenever I promote the Vedic practices, rituals or the tactics, so I always say that you try to look it from the perspective of science. तो ये साइंस क्या है, कैसा है, ये क्यों होता है, एक जिज्ञासा रहती है। तो उस एंगल से हम देखेंगे तो हमें और सीखने मिलेगा, एंड वी कैन यूटिलाइज इट इन अ राइट एंड प्रॉपर मैनर। सो आपने यू मेंशन्ड फायर फ्रॉम दैट फर्स्ट संस्कारा से लेके 16 संस्कारा। सो इज एनीवेयर फायर मेडिटेशन आल्सो पार्ट ऑफ द गर्भ संस्कार, या इट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग? हाँ, फायर मेडिटेशन इन द सेंस वो एक इसका पार्ट हो सकता है, बट इन ट्रेडिशनल इसमें उसको ऐसे वो उसका एक पर्टिकुलर उसका करिकुलम ऐसा नहीं दिखाया गया है, लेकिन दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर मेडिटेशन प्रैक्टिस। क्योंकि फायर मेडिटेशन जिसे हम अग्नि चिकित्सा या फिर जिसे हम फायर थेरेपी या अग्निहोत्र कहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मन से रिलेट करती है। तो जब हम फायर थेरेपी या अग्निहोत्र करते हैं तो हमारा मन जो है वो बैलेंस रहने के लिए, स्थिर होने के लिए, एक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के लिए, जो माता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका मन अगर स्थिर, बैलेंस्ड और माइंडफुल, सोलफुल स्टेट में है तो उसके थ्रू जो ऊर्जा उसके बच्चे को जाएगी वो सकारात्मक जाएगी। तो इसीलिए फायर थेरेपी उसमें बहुत काउंट करता है, और इट कैन बी अ बेस्ट रेमेडी और इट कैन बी अ बेस्ट प्रैक्टिस ऑल्सो ड्यूरिंग द गर्भ संस्कार। ओके, बहुत सवाल है मेरे दिमाग में मैं आपको बहुत सवाल पूछने वाला, और ये बहुत ही डीप कॉन्वर्सेशन होने वाला है। जी जी। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ जी। 3 स्टेजेस आपने बताए। हाँ जी। थोड़ा पीछे चलते हैं। 3 स्टेजेस आपने बताए जी। ओके, पहले स्टेज को सिंप्लीफाई कीजिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में। हाँ जी। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हमने कहने जाए, जैसे कि प्लानिंग, तो बच्चे का जन्म कब होता है? तो बच्चे का जन्म 3 स्तर पर होता है, ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले बच्चे का जन्म तब होता है जब उसके जो माता और पिता है वो विचार करते हैं कि अभी हमें एक बच्चे को जन्म देना है। सो दैट इज़ द फर्स्ट सीड ऑफ एक्चुअली द प्रेगनेंसी स्टार्ट्स। So you are saying let's do family planning. Yes. So just mere thought of that, yes, let's have kids. Yes. Okay. तो वो सबसे पहला प्लानिंग में आता है, और उसके बेस्ड पर वो माता पिताजी, वो फैमिली जो है वो डिसाइड करते हैं कि उनका प्लानिंग कैसा रहना चाहिए। इन बर्थिंग, इन गर्भ संस्कार हमेशा बोला जाता है कि प्रेगनेंसी शुड नॉट बी बाय एक्सीडेंट, इट शुड बी ऑलवेज बाय चॉइस। चॉइस यानी हम जब पूरी एक चीज़ को देखो, एक बिल्डिंग बनानी है, एक ढांचा बनाना है, तो उसकी जो नींव है ना, तो वो नींव बहुत स्ट्रांग रहनी बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर वो जो आर्किटेक्ट है, सिविल इंजीनियर्स है, उसके जो एक्सपर्ट है, वो सारे मिलकर उसका एक डिज़ाइन बनाते हैं, उसकी नींव कैसे स्ट्रांग बने, तो यही एक साइंस यहाँ पे भी है। तो अगर आपको एक
प्रॉपर कॉन्शियस कंसेप्शन में जाना है तो सबसे पहले तो हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्थिति उस स्तर पर है क्या, वो माता पिता ने विचार करना चाहिए। और प्रैक्टिकल स्तर पर देखें तो उनके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनके करियर प्लान्स क्या है, वो उस पर कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, वो बच्चे को वो समय कैसे दे पाएंगे, उसके जो प्रैक्टिसेस है उसमें जो इन्वॉल्व है वो आप कैसे पूरे मन से, एक इसमें ना एक तड़प का जो जिसे हम स्ट्रॉन्ग यर्निंग बोलते हैं ना, वो रहनी चाहिए कि हमें सबसे पहले उद्देश्य क्या है ना, कि हमें सिर्फ एक बच्चे को पैदा करना है वो नहीं है, तो एक लाइफ, वी आर एंटरिंग न्यू सोल, न्यू लाइफ इन आवर लाइफ। तो इसकी व्याप्ति समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि वैदिक पीरियड में एक संतान को कब जन्म दिया जाता था कि जब एक समाज के लिए, उस वातावरण के लिए एक सक्षम जीव की आवश्यकता रहती थी। तो वो कितना वाइड कॉन्सेप्ट है कि ऐसी जीव की आवश्यकता है, ऐसे इंसान की, व्यक्ति की आवश्यकता है, तब वो स्त्री और पुरुष साथ आते थे विवाह के पद्धति से और वो समागम करके वो जीव को जन्म देते थे। लेकिन आज की डेट में जब हम बात करें तो ये जो विचारधारा है, ये जो वाइडर रेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पिरिचुअल एंगल एंड वैदिक साइंस, वो कहीं तो हम भूलते जा रहे हैं। हमें सिर्फ एक जन्म देना है और हमारी फैमिली आगे बढ़ानी है, ये विचार केवल एक प्राकृतिक स्तर पर, मटेरियल स्तर पर हो गया। बट वी नीड टू थिंक मोर ऑन लाउडर स्पेस कि हाउ दैट सोल कैन कंट्रीब्यूट नॉट ओनली टू आवर फैमिली बट ऑल्सो टू द सोसाइटी। तो इसीलिए जो फर्स्ट प्लानिंग का फेज़ है ना, इसमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए कि क्या उद्देश्य है, क्या इंटेंशन है, उसी के साथ वो जो माता पिता है उनके फिज़िकल स्टेट क्या है, उसमें वो जो भी डॉक्टर्स या उनके जो वैद्य हैं उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, तो वेरेवर इट्स रिक्वायर्ड कुछ टेस्ट करवाने हैं, सीमेन एनालिसिस है, AMH से रिलेटेड है, जो भी है वो करवा के ले, ब्लड टेस्ट है, HIV आजकल की इसमें टेस्ट किए जाते हैं, कुछ एलर्जीज़ के हैं, कुछ मेडिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट है या एंसेस्ट्रल से कुछ रिलेटेड है, तो वो फिज़िकल लेवल पे कुछ भी उनको केयर करना है तो वो उसमें ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद ये प्लानिंग के बाद जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन आता है कि उसको कैसे करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक कपल ने प्लान किया कि अभी हमें बच्चे को जन्म देना है, तो एग्जैक्टली वो कब, फॉर एग्जांपल अभी वो समागम इन द सेंस फिजिकल कनेक्शन जब होता है तो बच्चा ऑन अप्रॉक्स समझो 9 महीने में वो जन्म ले रहा है, तो वो कौन से महीने में जन्म लेगा, जस्ट हैव एन आइडिया अप्रॉक्स। सो यू प्लान इट अकॉर्डिंगली कि वो प्लान इट अकॉर्डिंगली मंथ में वो जन्म लेगा, कौन से मंथ में जन्म लेगा। सो एक उसमें भी वैदिक शास्त्र में प्रोसेस रहते हैं कि कौन से बेटर, ये जो 12 महीने दिए हैं तो उसमें जो वसंत ऋतु जो हम बोलते हैं, जैसे कि ठंड से जो शुरू होता है और गर्मी के पहले दो मास, तो ऐसे जो 6 महीने दिए हैं दैट इज़ द बेस्ट फॉर द कंसेप्शन। और बाकी के जो फिर गर्मी से जो बारिश के दिए हैं तो वो उसमें ज़्यादा करके आप अवॉइड करेगा तो अच्छा है, उसमें एकदम से ना नहीं बोला गया है, बट यू शुड अवॉइड टू अचीव द बेस्ट। तो ऐसा पूरा उसका प्लान करके एक्चुअल उसको किस स्तर पे हमें जाना है वो मदर और फादर, वो फैमिली ने वो डिसाइड करना चाहिए। एंड द सेकेंड फेज इज़ द एक्चुअल एग्जीक्यूशन में वो साथ में आ रहे हैं, तो कुछ रिचुअल्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, मेडिटेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्या चैंटिंग करना है, तो फिर वो जो माइंड है ना वो कैसे काम करे। क्योंकि आज की डेट में कैसा पाया जाता है कि ईच एंड एवरी वन एज़ पर द WHO 8 में से 1 इंसान मनोविकार से पीड़ित है। तो जब हम गर्भ संस्कार के बारे में बात करते हैं तो जैसे डीप लेवल पे जाना है तो सबसे पहले हमारी मन की स्थिति बहुत अच्छी रहनी चाहिए। तो मन की जो स्थिति अगर अच्छी है तो वो मन की जो ऊर्जा, वो जो स्त्री है, वो जो गर्भवती है, उसके जो प्लाजेंटा है उसके थ्रू वो ऊर्जा, वो ऑक्सीजन, वो प्राण की जो शक्ति है वो बच्चे को जाने वाली है। तो अब ये जो मनोविकार है ना, वो मनोविकार को हम सिर्फ मॉडर्न टेक्स्ट से ना देखते हुए, obviously we need to take the help of modern science also, but from the perspective of spiritual science भी थोड़ा समझना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ आती है कि अनिष्ट शक्तियों के कष्ट,
यानी ये सारी नेगेटिव रिलेटेड जो चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ के इम्पैक्ट है, उनके वजह से जो मनोविकार बढ़ रहे हैं ना, उसके बारे में भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो वो कैसे कम करें और उसके लिए क्या क्या स्पिरिचुअल रेमेडीज़ है, पर्टिकुलर डेटीज़ का नाम जप या फिर कुछ हवन करना है, कुछ रिचुअल्स करने हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना उसमें ध्यान लेनी चाहिए। और वो एग्जीक्यूशन में आता है, एग्जीक्यूशन में आपका योगा भी आता है, मेडिटेशन आता है, एंड देन द एक्चुअल प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी जब होती है तब क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो इस सारी चीज़ों में आयुर्वेद में कैसे कहा है कि क्षेत्र, बीज, अम्बु, ये जो सारी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें कही गई है कि ऋतु, क्षेत्र, अम्बु और बीज। ऋतु यानी कि कौन सा महीना या कौन सा वो पूरा पीरियड है, वो एक ऋतु का अर्थ वो होता है। दूसरा ऋतु का ये अर्थ है जो वो स्त्री है उसका जो ऋतुकाल है यानी रजस वाला पीरियड है, उसके कितने दिन बाद वो स्त्री और पुरुष साथ आ रहे हैं। और बाद में फिर उसका बीज यानी बीज शुद्धि से वो रिलेटेड है, वो जो स्पर्म्स और अवम है उसका शुद्धिकरण के बारे में बात आती है। तो इसमें बीज शुद्धि, चित्त शुद्धि होती है। ये सारा बहुत बड़ा प्रोसेस है। ये सारे इसमें इसलिए आप जितना बात करो, जितना डीप जाओ ना, उसमें वो है, लेकिन ये जान के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लानिंग हो गया, दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेज। हाँ जी। सेकंड, एग्जीक्यूशन में आप बोल रहे हो द मेंटल स्टेट हैज टू बी गुड, एंड टू इम्प्रूव द मेंटल स्टेट ऑफ माइंड देयर इज मेडिटेशन। और क्या कर सकते हैं? सो विल गो स्टेप बाय स्टेप। तो प्लानिंग तो आपने समझा दिया। हाँ जी। सेकेंड इज द एग्जीक्यूशन पार्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो एग्जीक्यूशन के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे कोई इम्प्रूव। द रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस इज, हमारे बहुत सारे ऑडियंस है जो या तो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या दे आर ऑलरेडी इनटू दैट स्टेज। तो उनके लिए ये मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ कि ये जो 3 स्टेज है वो समझ पाएँ कि प्लानिंग है, उसके बाद एग्जीक्यूशन है, एंड द एक्चुअल प्रेगनेंसी इज द थर्ड स्टेज इज व्हाट यू आर सेइंग। सो एग्जीक्यूशन में क्या करना चाहिए किसी को? देखो, सबसे पहले जब हम प्लानिंग करते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे को जन्म देना है और सारा हमारा नियोजन हो गया है माता पिता का, तो एग्जीक्यूशन में कैसे है कि जैसे कि वो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर वैद्य को कंसल्ट करते हैं। तो सबसे पहले शारीरिक स्तर पर जो शुद्धि होनी है, तो जैसे कि आयुर्वेद में पंचकर्मा बताया गया है, ये जो बीज शुद्धि है ना, वो एक महत्वपूर्ण इसमें आता है पार्ट। और चित्त शुद्धि, तो जो बीज शुद्धि है वो शरीर से संबंधित है, स्थूल से संबंधित है, और जो चित्त शुद्धि है वो हमारे आंतरिक देह से, सूक्ष्म से संबंधित है। तो बीज शुद्धि का अगर हम बात करें जो एग्जीक्यूशन लेवल पे आता है, तो पंचकर्मा के थ्रू अगर वो जो स्त्री और पुरुष है उनमें कुछ डिफेक्ट्स नहीं है तो भी प्राथमिक स्तर पर एक शुद्धिकरण होता है, जैसे कि विरेचन, वमन, बस्ती, ऐसे अनेक प्रकार है जो शुद्धिकरण के आयुर्वेद के अंतर्गत यूज़ किए जाते हैं। आज की डेट में आप देख रहे हो कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो PCOS, PCOD, ये जो लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ है ना, उससे बहुत अफेक्ट कर रही है। तो उसके बारे में भी पहले वो डिसीज़ेज से बाहर कैसे आए, तो वो एक बार वो जो एरिया है, जैसे क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वो एरिया जो है, यूटेरस है या गर्भ है, वो जब फिजिकल लेवल पे डिटॉक्सीफाई होगा तब ही उसी में वो एक अच्छा जीव प्रवेश कर पाएगा। तो ये उसका बीज शुद्धि का हो गया। दूसरी बात जो है एग्जीक्यूशन में चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि यानी फिजिकल लेवल पर हम कितना भी प्योर या शुद्ध रहे, अच्छे रहे, लेकिन चित्त जैसे कि पतंजलि जी बताते हैं, पतंजलि महर्षि योगा में चित्त वृत्ति निरोधा, तो उन्होंने क्या कहा है कि चित्त और वृत्ति जो है वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्योरर, पवित्र कैसे बने, उसके ऊपर उनका ध्यान है। तो यहाँ पे भी कंसेप्शन में ये जो कॉन्शियस कंसेप्शन की हम जो बात कर रहे हैं, तो इसमें एक बात बहुत ध्यान देने की है कि हमारा चित्त कितना शुद्ध है, वो माता पिता का इंटेंशन क्या है, उनका संकल्प क्या है उसके पीछे, वो जो शुद्ध चित्त है ना, वही वो शुद्ध चित्त पवित्र बीज को एक आरंभ कर सकता है। तो वो उसके ऊपर चित्त शुद्धि कैसे करे, तो उसमें क्या है कि जब एक जीव जन्म लेता है तब वो उसके पूर्व जन्म के संस्कार और उसके जो अहम, उसका मन और बुद्धि, इस पे जो पूर्व जन्म में जो संस्कार हुए हैं, एंड एट द टाइम ऑफ लास्ट ब्रेथ,
जैसे कि उसका जो मृत्यु हुआ है पूर्व जन्म में, उसके अंतिम क्षण में वो जो विचार कर रहा था, उसके थॉट प्रोसेस को, उसके एनर्जी को लेकर वो जन्म लेता है। जैसे कि समझो कि so he carries on his चित्त from the past birth. from the past birth, Okay. as per the spiritual science. Oh, okay. जैसे कि समझो एक आध किसकी मृत्यु हुई है और उसका वो माँ है और उसके साथ उसका एक प्यारा सा बच्चा नहीं है और वो सिर्फ उसी को मिस कर रही है, तो वो जो मिसिंग का जो फीलिंग है ना, वो उसमें है, कहीं तो कमी है उसके। हाँ। उसमें वो तो पूर्णता नहीं है उसमें, कहीं तो वो अटैचमेंट है उसमें, तो वो सेम उसके चित्त पे उसका इम्प्रिंट आता है और वो वही कैरी करता है। या फिर फॉर एग्जांपल अगर पकड़ लो कि कोई बहुत पैसा कमाने वाला है या फिर कोई गरीब है, उसी के उसके चित्त पे इम्प्रिंट्स है, तो वो कैरी करके वो वापस जन्म लेता है। और ये सबके साथ है, ये सबके साथ, मतलब हमारे पास साथ भी ये है कि अगर हमारे पास्ट बर्थ में जो भी जो लास्ट पॉइंट था उस वक्त जो सोच थी वो वी आर कैरिंग विद अस। यस, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि आपके जो अंतिम क्षण में अगर आप ईश्वर का नाम लेते हो, स्मरण करते हो, तो आपको आगे की गति अच्छी मिलती है। लेकिन अंतिम क्षण में वो यही भी बताते हैं कि अंतिम क्षण में अगर ईश्वर के सानिध्य में नाम स्मरण में रहना है तो जीवन भर भी आपको उसके प्रयास करने चाहिए, वो नामस्मरण के, वो ईश्वर के सानिध्य में या वो डिवाइन मोड में आप कैसे रहें, तब आप अंतिम क्षण में ईश्वर का सानिध्य या वो विचार कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, वो प्रोसेस है, वो चित्त शुद्धि से रिलेट करता है। जो हमारे दोष है, हमें जो अवगुण है, हमें जो अहंकार है, इसको कम कर करके उसको ज़ीरो लेवल पर कैसे ले आए। सो दैट क्या होता है, जब कोई नया जीव जन्म लेता है तो उसमें, क्योंकि वो स्त्री और पुरुष दोनों के बीच का संयोग होता है, शुक्र और शोणित, जैसे चरक संहिता में बताया गया है कि गर्भ की व्याख्या क्या की गई है चरक जी ने, कि जब शुक्र और शोणित यानी स्त्री बीज और पुरुष बीज साथ में आकर उसमें चेतना का अवतरण होता है, तभी उसको गर्भ कहा गया है। तो ये जो चेतना जो है ना, वो आत्मा प्रवेश जो है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, तब वो पूर्ण गर्भ होता है। तो इसमें वो जो चित्त का जो भाग है, वो आत्मा, वो जीव जो लिंग देह है ना, उसके साथ रहता है वो चित्त का भाग, वो इम्प्रिंट्स। तो वो कैसे क्लियर करे, और जो कर्म है माता पिता के, उसके भी सूक्ष्म इम्प्रिंट्स उस पर रहते हैं, तो उसको भी नलीफाई कैसे करें। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो मॉडर्न टेक्स्ट में कैसा होता है कि फिजिकल लेवल पे कुछ डिफेक्ट्स रहते हैं, उस पर काम किया जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल और वैदिक एंगल से अगर देखें तो सबसे पहले एक साधारण और बहुत अच्छा जो तरीका है देखने का ऑन अ साइंटिफिक लेवल, तो आप उस माता पिता की जो जन्म वैदिक हॉरोस्कोप है, जन्म पत्रिका है, उसका थोड़ा सा अभ्यास किया जाता है कि इसके पत्रिका में, इसके वैदिक हॉरोस्कोप में बच्चों की यानी संतान की स्थिति क्या है। जैसे कि जो 5वां स्थान है ज्योतिष में, वो संतान से रिलेट करता है, या वो जो माता है या पिता है, उनका गुरु ग्रह की स्थिति कैसी है, वो उस पर इम्पैक्ट क्या डाल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, उसको ध्यान में रख के, तो उससे कुछ अड़चने हैं तो उससे रिलेटेड कुछ विधि कर लिए, तो उससे रिलेटेड कुछ जप कर लिए, ये सारा एग्जीक्यूशन में आता है। हाँ, तो ये सारी सटल लेवल पे चीज़ें हैं जो वी आर ट्राइंग टू थिंक ऑन अ 360 डिग्री लेवल। वी आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फिजिकल लेवल, करेक्ट, बिकॉज एज per the spiritual science, 80% of our life in human realm is affected by the spiritual realm. करेक्ट। तो वो जो है, इट इज़ द मोस्ट निगलेक्टेड थिंग, जो एग्जीक्यूशन में वही मेन पार्ट है स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी का, उस पर आप ध्यान दें, और वो 80% प्लस 20% को 100% करके आप एक 100% पूरा उच्चतम जीव के लिए ट्राई करें। सो एग्जीक्यूशन लेवल पे बहुत सारा मुझे लगता है इट्स मोर टू डू विथ योर प्यूरिफाइंग योर मेंटल हेल्थ, प्यूरिफाइंग योर थॉट्स एंड हैविंग दैट in a better state of mind, probably. Okay, and the third level is the actual pregnancy, so उस दौरान क्या करना चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान तो हमें जैसे देखते हैं कि एक बार बच्चे का जन्म हो गया तो सबसे पहले तो शुरुआत के जो अराउंड 1.25 महीना या 45 डेज हम बोलते हैं। So this is after the birth. After the birth, actually, not during the 9 months. During the 9 months, obviously there are जो प्लानिंग या एग्जीक्यूशन में ही आते हैं सारे करके। जैसे कि 9 मंथ के सबसे पहले तो पहला मंथ है आत्मा प्रवेश हो गया,
तो वो फॉर्मेशन सेकेंड मंथ में स्वरूप लेना शुरू हो जाता है। तो थर्ड मंथ के और सेकेंड मंथ के तकरीबन उसका जो हार्ट या मन है वो उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो 5वें मंथ में हम देखेंगे तो बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है और 7वें मंथ तक ऑलमोस्ट जो फीटस है, जो गर्भ है, वो तैयार हो जाता है। तो 7 मंथ तक अगर प्रेगनेंसी किसी को हो रही तो देन उतनी वो रिस्की नहीं होती है, बट स्टिल 7 मंथ तक हो जाता है विकास। लेकिन अगर 8th मंथ में अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो थोड़ा सा, क्योंकि उसमें एक चीज़ कही जाती है ओज के बारे में, तो ओज इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो 8वें महीने में ऐसा होता है कि वो एनर्जी का ना कभी वो बच्चे के अंदर गर्भ में रहती है तो कभी वो माता में रहती है। तो 8वें महीने में मोस्टली प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है तो अच्छा रहता है, नहीं तो वो बच्चा या माता के लिए थोड़ा सा वो रिस्की हो सकता है। 9th मंथ में एक्चुअल प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये जो फर्स्ट मंथ में जैसे हमने बताया मन का विकास, बुद्धि का विकास, आँखों का विकास, उस हिसाब से उस समय वो माता ने या पिता ने, स्पेशली माता की बात हम इस पर करेंगे, कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस की, जैसे कि समझो कुछ भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कुछ नाम जप कर रहे हैं, कुछ सोलफुल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। प्राणायाम से जो ऑक्सीजन लेवल है वो अच्छा बढ़ता है और वो ऑक्सीजन लेवल का जो फ्लो है वो थ्रू द प्लेजेंटा वो गर्भ तक जाता है। तो वो नरिशमेंट होने के लिए वो गर्भ में बहुत अच्छा उसको एक वातावरण मिलता है, उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड है जिसमें वो बच्चा रहता है। तो ये सारा एग्जीक्यूशन में आता है और एक्चुअल प्रेगनेंसी में बाद में आता है। लेकिन आगे जाने के पहले भी मैं थोड़ा सा गर्भाधान, प्री कंसेप्शन में ज़रा ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि आज की डेट में ये जो प्री कंसेप्शन फेज़ है जिसको अगेन वी विल टॉक अबाउट द कॉन्शियस कंसेप्शन, इस पे थोड़ा सा ध्यान कम दिया जाता है। जैसे कि देखो, एक बगीचा बनाना है तो बगीचा में सबसे पहली स्टेज है कि आपके पास एक ज़मीन है, तो आपको एक ऑप्शंस है कि मुझे कौन से प्लांट्स लगाने हैं, मुझे क्या डिज़ाइन करना है उसमें, तो सारी ऑप्शंस है आपके पास, तो आप उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करोगे। बट एक बार आपने सारी चीज़ें ला के रख दी, ये प्लांट जो भी है, तो उसके बाद यू हैव अ वेरी लिमिटेड ऑप्शंस टू डू द चेंजेस। तो यहाँ पे भी वैसे ही है। तो जो बीज है, जो संस्कार, जो सोल है, आत्मा है, वो पहले आने के पहले ही आपके पास एक ईश्वर ने दिया हुआ ऑप्शन है कि आप उसको डिज़ाइन कैसे करें। उसका जो जैसे कि मैं बताऊं आपको कि जो पिता रहता है, पिता की जो 12 पीढ़ी है पहले, उसका जेनेटिक इम्प्रेशन उसके 12 जनरेशन से लेके 12 पीढ़ी का जो इम्प्रेशन है वो उसके जेनेटिक्स पे रहता है। दैट इज़ द रीज़न वी आर कॉलिंग इट जेनेटिक इंजीनियरिंग। करेक्ट। बेसिकली उसके डीएनए पे रहता है, क्रोमोसोम से रिलेटेड जो एपिजेनेटिक्स। यस जी। और माता जो है, माता की 5 जनरेशन जो रहती है उसमें ये पाया गया है एज पर द रिसर्च। तो ये जो फिज़िकल क्लींजिंग है इसमें, तो समझो कि हमारे पूर्वजों को, कुछ हमारे एंसेस्टर जैसे दादा नानी जो भी है, उनमें कुछ डिसीजेस रही हो या कुछ भी चीज़ें हैं हेरिडेटरी है, तो वो जो जीन्स है हमारे डीएनए है उस पर वो कैरी करती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है जैसे कि मेरी नानी है, तो नानी में समझो कुछ तो डिफेक्ट है बट वो मेरी माँ में नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो जेनेटिक इम्प्रेशन है वहाँ पे, लेकिन वो नानी का जो डिफेक्ट है वो मुझ में आ सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे आई साइट मेरी लो है, पकड़ के चलिए, वो मेरे नानी में थी वो डिफेक्ट, लेकिन वो माता में नहीं था। तो दैट इज़ देयर बट इट्स इन अ डॉर्मेंट स्टेट। तो इट डिपेंड्स कि हाउ वी आर डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो इसमें क्या रहता है कि फिजिकल लेवल पे जो क्लिनजिंग रहती है, ये जो डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, पंचकर्मा बोलते हैं, होम्योपैथी के मैं बारे में बात करूँगा इसमें। तो मियाज़म करके नाम की एक ट्रीटमेंट है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है, ये जो एंसेस्ट्रल हेरिडेटरी जो डिसीजेस आते हैं तो उससे डील करने के लिए, समझो आप पकड़ लो कैंसर है, डायबिटीज़ है और भी कुछ चीज़ें हैं, तो उससे डील करने का बहुत ही अच्छा एक नेचुरल तरीका होम्योपैथी में बताया गया है, विच वी कैन यूज़
अंडर द गर्भ संस्कार प्रोसेस अलॉन्ग विद द आयुर्वेदिक थेरेपीज ऑल्सो। आयुर्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो ये प्री कंसेप्शन में आते। प्री कंसेप्शन इज़ लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन योर हैंड। वो जो मदर फादर है ना, उनके हाथ में। तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा फेज़ है जिसमें आप उसको डिज़ाइन कैसे करना है। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा, जो क्लिनजिंग हम फिज़िकल लेवल पे बात कर रहेंगे प्री कंसेप्शन लेवल पे, तो उसमें ना एंसेस्ट्रल क्लिनजिंग और स्पिरिचुअल क्लिनजिंग की बात आती है। तो एंसेस्ट्रल क्लिनजिंग क्या है, तो इसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, आध्यात्मिक लैंग्वेज में कहें तो इसको बोलेंगे कि पूर्वजों के त्रास, यानी हमारे जो एंसेस्टर जो गए हैं उनके क्या त्रास है, तो उसके बेस के ऊपर उसकी क्लीनिंग होती है, जिसको हम एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम बोलते हैं। तो उसमें बेसिकली जो हमारे एंसेस्टर चले गए हैं, ये सारा जो हम बात कर रहे हैं केतन जी, वी आर टॉकिंग इट ऑन अ सटल लेवल। तो ये सारी हमारी श्रद्धा से भी रिलेट करती है, वैदिक साइंस से भी और स्पिरिचुअल साइंस से भी रिलेट करती है। हम देखते हैं बहुत सारी समय कि हमारे पत्रिका में कुछ काल सर्पयोग या नारायण नाग बढ़िया और कुछ तो एंसेस्ट्रल रिचुअल्स आते हैं। तो ये करने से एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होती है, जो हमारे जो पूर्वज है किसी कारण, जैसे कि हमें हमारे दादा नानी तक पता रहता है कि किसका डेथ कैसे हुआ है, लेकिन हमारी 10वीं 50वीं 100वीं पीढ़ी कौन किसका अपमृत्यु जो यंग एज में गया है, इसकी इच्छा आकांक्षाएं रह गई है। तो ऐसे जो जीव रहते हैं ना, तो वो अभी भी उनको मुक्ति नहीं मिली रहती है। तो वो क्या करते हैं, ऑब्वियसली उसके जो कुल में अभी जो प्रेजेंट लाइफ जिसका चल रहा है, तो उनके लाइफ में कुछ तो ऑब्स्टैकल्स लाते हैं। तो लोग पूछते हैं कि अरे वो तो हमारे पूर्वज है, वो हम पे इसमें कैसे ऑब्स्टैकल्स ला रहे हैं। सो देयर इज़ अ वे ऑफ लैंग्वेज टॉकिंग। तो वो हमारे जैसे, अब जब मैं आपसे बात, आप मुझसे बात करें, वैसे नहीं बात कर सकते। तो हमारे समझो कुछ काम होने आ रहे हैं, तो काम होते होते हम देख लेते हैं अरे इतना सारा हो रहा था, अचानक वो काम बिगड़ गया मेरा। तो ऐसे कुछ चीज़ें रहती है, वो साइंस देते हैं कि भैया हम लोग अड़के हुए हैं आफ्टर डेथ लाइफ में। और आप अगर कुछ चीज़ें करोगे तो जैसे हम किसी संतों के पास या प्रॉपर गाइडेंस लेते हैं, तो फिर वो हमें बता देते हैं कि आप ये चीज़ें करो, भगवान का नाम जप करो, तो उससे जो एनर्जी मिलती है उनको वो गति मिलती है। और वो जो एंसेस्टर्स है ना, तो वो जाते समय हमें आशीर्वाद भी देके जाते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। तो वो जो ब्लेसिंग्स मिलती है वो सारी एंसेस्ट्रल क्लिनजिंग, ये सारी चीज़ें उसमें रहती है। दूसरा पार्ट जो है वो स्पिरिचुअल क्लिनजिंग। अब स्पिरिचुअल क्लिनजिंग में क्या होता है कि उसको हम कहते हैं आध्यात्मिक कष्ट। यानी क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल जो मनुष्य है आज की डेट में, स्पेशली इन कलयुग, वो कहीं ना कहीं स्तर पर आध्यात्मिक कष्ट से निगड़ित है। तो आध्यात्मिक कष्ट यानी क्या होता है, ये नेगेटिव एनर्जी से भी जुड़ा हुआ भाग है, ये स्पिरिचुअल साइंस से भी जुड़ा हुआ भाग है। तो उसकी क्लिनजिंग यानी कौन से प्रैक्टिसेस करके या कौन सी साधना करके आप वो आपका आध्यात्मिक कष्ट दूर कर सकते हैं, उसका एक प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो सटल पे हम बात कर रहे हैं ना, वाई इट काउंट्स अ लॉट, बिकॉज वो जो जीव आने वाला है ना, वो वैसे जैसे कि बताया जाता, हम बताते हैं कि जनरली बोला जाता है कि वो जीव चूज़ करता है अपने मदर और फादर को, पेरेंट्स को। तो ये सारे जब जहाँ पे अगर हमें डिवाइन वो चाइल्ड को, जीव को अगर अट्रैक्ट करना है, तो ऐसे प्रैक्टिसेस, इतनी सारी चीज़ें डिटेल में माइन्यूट लेवल पर अगर ध्यान दी जा रही होगी, तो वहीं पे वो जीव आएगा। करेक्ट। तो मैं ये कहने वाला था कि मुझे ये लग रहा है, बात करते करते मैं ये सोच रहा हूँ, सो दिस इज़ अ प्रोसेस जिसके माध्यम से आप एक डिवाइन सोल को अपने वूम के अंदर अट्रैक्ट कर सकते हो। हाँ जी, राइट। दीज आर द वेज दैट यू कैन डू दैट। पिता का कितना बड़ा रोल होता है इसमें? पिता को तो मैं एक वाक्य में ये कहूँगा कि ये प्रोसेस का पिता मेरुदंड मान के चलिए। यानी जो जीव की जो प्रवास है वो पिता से शुरू होता है, और वही उसके शरीर से माता के गर्भ के अंदर प्रवेश करता है। तो सबसे पहले इसमें मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो आत्मा कैसे चूज़ करती है माता पिता को, या फिर उसका प्रोसेस कैसे रहता है, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक साइंस के बारे में है, विच इज़ नॉट मच नोन टॉपिक। तो जैसे समझो कि एक माता पिता ने प्लान कर दिया कि हमें बच्चा ये करना है, तो इसमें ना सात्विक आहार का जो विषय है, जैसे कि आहार, विहार, विचार,
और उसका जो एक्शन है वो इस सारे में बहुत मैटर करता है। तो समझो वो जो पिता जो खा रहा है अन्न और माता, वो अन्न का जो प्रमाण है या फिर उसकी जो स्थिति है या फिर उसकी जो स्पंदन वाइब्रेशंस जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए सात्विक आहार वो खाए। ऑल्सो द वे इट इज़ कुक्ड, ऑल्सो द वे इट इज़ कुक्ड। इसके बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा अलग से ये एक उदाहरण बताऊंगा कि एक बार एक शिष्य और गुरु थे, तो वो गांव के जो उसके भक्त थे गुरु के, वो उनको बहुत बुला रहे थे गुरु को कि आप हमारे घर में आए और अन्न ग्रहण करें, आप भोजन के लिए आए। तो गुरु ने कहा कि मैं कुछ कारणवश नहीं आ सकता, तो मेरा शिष्य आपके पास आएगा। तो वो शिष्य जाता है उनके यहाँ पे भक्तों के घर पे, वो भोजन वगैरह करता है और भोजन होने के बाद उसका जो दृष्टि है शिष्य की, वो वहाँ पे रखे हुए कुछ स्वर्णालंकार यानी जो ज्वेलरी है गोल्डन, उसके ऊपर जाती है और उसके मन में एक ऐसी इच्छा प्रकट हो जाती है कि मैं ये स्वर्णालंकार ले लूँ करके, यानी इसको अगर सीधे बात में करें कि हम चोरी कर लें, ऐसी उसकी इच्छा निर्माण होती है। तो वो स्वर्णालंकार जो है गोल्डन ज्वेलरी है वो लेके वो आश्रम आ जाता है। लेकिन आने के बाद वो गुरु को बता देता है कि मैं वहाँ पे गया, भोजन वगैरह सब अच्छा था, लेकिन मेरे मन में ऐसा ऐसा आया विचार और मैंने एक बहुत बड़ी चूक कर दी है, गलती कर दी है। तो उन्होंने बोला क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे स्वर्णालंकार लेके आए। तो गुरु को थोड़ा सा प्रश्न आ जाता है। गुरु तो वैसे सर्वज्ञ रहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ठीक है, ये ऐसा क्यों हो गया, इसका हम अभ्यास करेंगे। तो वो वापस उसी भक्त को बोलते कि हम और एक बार, मैं और मेरा शिष्य आपके पास भोजन के लिए आ रहे हैं। तो दोनों जाते हैं, दोनों भोजन करते हैं और भोजन का सब सारा होने के बाद गुरु को पता चल जाता है, जैसे मैंने कहा वो सर्वज्ञ है गुरु। तो वो पूछते हैं, वो घर के जो पति वो जो है यजमान है, तो आपका जो निर्वाह है, ये जो आप कैसे पैसे कमाने का आपका क्षेत्र क्या है, कैसे कमाते हैं? तो वो जो बताते हैं ना, वो बहुत प्रामाणिकता से वो भी बता देते हैं कि मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, उसमें मुझे कुछ गलत तरीके से भी पैसे कमाने पड़ते हैं। तो उस समय वो गुरु बता देते हैं कि वो जो गलत भावना से जो पैसे आ रहे हैं, वो पैसे से वो लिया गया वो स्वर्ण है। और दूसरी बात, वो पैसा जो है, वो जो उसकी जो यजमान की जो पत्नी है, वो उसी के ऊपर से जो अन्न बन रहा है, उसी के उससे उसका मन बुद्धि उसका पूरा उससे विकसित हो रहा है, उसके इम्प्रेशंस है उस अन्न के ऊपर भी, और वो अन्न ग्रहण करने के बाद वो इम्प्रेशंस वो शिष्य में भी आ गए। तो ये अन्न कितना सात्विक एट द टाइम ऑफ मेकिंग, एट द सेम टाइम उसका सोर्स क्या है। तो हम जो खा रहे हैं ना, तो हम हमेशा विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें, उसके प्रोटीन्स के बारे में बताते हैं, लेकिन इसका वाइब्रेशंस क्या है उसके बारे में हम बहुत सोचना कम पड़ जाता है। तो जो अन्न है वो कैसे सात्विक है, क्या है। तो जब हम पिता की बात करते हैं तो जीव का प्रवेश, ये बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो मैं शेयर करूँगा। तब जब एक जीव को, आत्मा को पता चल जाता है और उसका वेग भी देखो कैसा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आई विल टेल यू। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सिटिंग इन मुंबई और यहाँ पे एक माता पिता है जो गर्भ संस्कार या प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी की प्लान कर रहे हैं, और उनके पेट में जो बच्चा आने वाला है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वो समझो न्यूयॉर्क इतने डिस्टेंस पे है इन यूएस। तो जब उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक समागम या माता पिता एकत्र आने वाले हैं, तो वो मनोवेग से आता है यहाँ पे। मनोवेग इन द सेंस क्या है कि एक क्षण में, अभी मैं सोच रहा हूँ कि आई एम जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दैट टाइम स्क्वायर्स इन न्यूयॉर्क, तो मैं एक क्षण, इट्स लाइक, इसको निमिष बोलते हैं, आई एम देयर इन द न्यूयॉर्क, लाइक दैट। मन से हम कहाँ पे हैं, मैं दिल्ली में हूँ, मैं डेनमार्क में हूँ, कहाँ, वही वेग से वो आत्मा वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे वो समागम होने वाला है, माता पिता साथ में आने वाले हैं। तो उस समय पे क्या होता है, वो जो पिता जो अन्न खाते हैं ना, तो वो जो आत्मा है वो अन्न पे वो विराजमान हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोटी खा रहा हूँ तो वो रोटी पे आएगी, और वो रोटी का निवाला जब मेरे पेट में जाएगा, वो पिता के, उसके अंदर वो प्रवेश करती है। क्या? तो दिस इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। सो आप ये कह रहे हो कि वो सोल डिसाइड करता है कि उसको किस वूम में जाना है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन दैट एंटर्स थ्रू फूड के माध्यम से, फूड के माध्यम से, थ्रू हस्बैंड, थ्रू पिता, जो पिता है उनके फादर के माध्यम से। इसमें एक जो आप बात कही कि
वो आत्मा डिसाइड करता है, लेकिन आत्मा डिसाइड करने का भी एक प्रोसेस है। वो ऐसे ही नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो आत्मा का खुद का भी संचित प्रारब्ध, जिसे हम डेस्टिनी, उसके पूर्व कर्म, ये सारी जो कैलकुलेशन है वैदिक या इसको स्पिरिचुअल कैलकुलेशन हम बोलते हैं, वो क्या है और वो किस माता पिता से अलाइन हो रहे हैं, तो उसके वहीं पे वो जाके अट्रैक्ट होगा। ऐसे नहीं कि उसी ने ऐसे ही इसी को चूज़ किया वो। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब डिवाइन सोल्स रहते हैं ना, तो इसीलिए डिवाइन प्रैक्टिसेस जब हम करते हैं गर्भ संस्कार में अगर करें तो ऐसे सोल अट्रैक्ट होने के लिए ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है कि वो माता पिता के साथ उसका देवान घेवान गिव एंड टेक क्या है, उसके स्वयं के संचित प्रारब्ध डेस्टिनी क्या है, वो सारा कैलकुलेशन जहाँ पे अलाइन होता है उसी माता पिता के गर्भ में वो जीव प्रवेश लेता है। देयर इज़ वन मोर very much interesting thing which I want to tell you that कि there is a deity, एक देवी है जिसका नाम है जानूनी। जानूनी जी। तो ये जो जानूनी देवी है वो हमारी जो जीवा है, जो हमारी टंग है, उसके एकदम लास्ट वाला जो पार्ट है वहाँ के एक स्पेस पोकड़ी में वो स्थित रहती है जानूनी देवी। ओके। एंड शी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑल ड्यूरिंग 9 months। प्रेगनेंसी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर है। देखो हमारे शास्त्र है ना, तो उसमें ना हर एक देवी देवता या जो उपदेवता है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी है। जैसे कि सूर्योदय है तो वो उनको सनसेट सनराइज सूर्य प्रकाश देना है, सारी सृष्टि चलेगी। फिर चंद्रदेव है, सो अग्निदेव है, जो भी है, तो इसको हर एक ड्यूटी है। तो वैसे ही ये जो जानूनी नाम की देवी है ये पार्वती माता की शक्ति है, इसको उपदेवी या उप शक्ति कहते हैं। तो वो वहाँ पे स्थित रहती है और वो पूरे ड्यूरिंग 9 month जो प्रेगनेंसी होने वाली है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर रहता है। और वो फिर जन्म देने के बाद फिर आगे का प्रोसेस, वो जन्म एक बार हो गया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे स्टॉप हो गया। ओके। तो ये जो है एक बार वो पिता ने वो अन्न ग्रहण कर लिया तो वो कौन सी स्टेट में है, कौन से माइंडफुल स्टेट पर है, वो कौन सा अन्न ग्रहण कर रहा है, तो उस हिसाब से वो जीव भी वहाँ पे आ रहा है, आत्मा आ रहा है। और फिर वो उसके थ्रू फिर जब उसके पेट के माध्यम से जब इजैकुलेशन एक्चुअल में होता है वो माता के साथ, तो वो स्पर्म्स के वो गर्भ में यूटेरस में एंटर कर देता है। और वहाँ पे है वो शुक्र और शोणित यानी स्त्री बीज और पुरुष बीज का वहाँ पे संयोग होकर वो आत्मा का प्रवेश होता है। लेकिन इसमें कैसा है कि आत्मा के बारे में जब हम बात करते हैं तो आत्मा जो अंश है वो परमात्मा का है फ्रॉम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। तो आत्मा में कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे कि आपके अंदर जो आत्मा है वही मेरे में है, या यहाँ पे कोई प्राणी है, समझो कुत्ता है, डॉग, जो भी है, तो उसमें सभी में समान है आत्मा। लेकिन जो जीव है वो अलग है। वो जीव उसके साथ, जीव उसका जो इम्प्रेशंस रहते हैं, जो कि उसके जो कर्म रहते हैं, उसने क्या पाप किए हैं, क्या पुण्य किए हैं, तो उसका सारा कैलकुलेशन उसके साथ रहता है। तो वो जीव के साथ वो लेके चलता है। तो वो आत्मा अविनाशी है और उसके साथ वो जीव देह है जिसको हम लिंग देह भी बोलते हैं। तो ये जो लिंग देह है ना वो आत्मा के साथ प्रवेश करता है, वो माँ पिता के इसमें फर्स्ट और उसके बाद में वो माता के अंदर जाता है और फिर वो समागम होके वहाँ से वो गर्भ का विकास शुरू होता है। वाह। ओके। तो इसीलिए पिता की जो भूमिका है वो सिर्फ एक हम जैसे कि वो भोजन या इस पे नहीं है, तो वो एक कवच है। वो जो शक्ति है वो माता है, उसका एक कवच है। तो उसको वो अच्छी, उसका स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो किस स्टेट में वो स्त्री के साथ समागम कर रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट करती है। तो इसीलिए पिता का नॉट ओनली प्री कंसेप्शन, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी ऑल्सो, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो प्रॉब्ली जितना मदर का रोल है उतना ही फादर का भी इक्वल इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग दिस होल गर्भ संस्कार जी। इन एनी वे ये ब्रह्मचर्य इज रिलेटेड टू गर्भ संस्कार? हाँ, बहुत अच्छा केतन जी आपने प्रश्न पूछा है। सर्टेनली इट इज़ रिलेटेड एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो टू टेक द नॉलेज। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य के बारे में हम नॉर्मल बात करें तो ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म का आचरण करने वाला। तो इसको आज के मॉडर्न टेक्स्ट में जब जनरली लोग देखते हैं तो इसको
फिज़िकल लेवल पे या शारीरिक स्तर पर इसके बारे में देखते कि ब्रह्मचर्य यानी फिज़िकली इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए। तो फिज़िकल लेवल ये इसका एक बहुत ही प्राथमिक स्तर हो गया। ब्रह्मचर्य इस नाम में सेलिबेसी इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड जनरली फॉर द ब्रह्मचर्य, बट दैट इज़ नॉट द इक्वालेंट वर्ड इन इंग्लिश। देयर इज़ नो इक्वालेंट वर्ड फॉर ब्रह्मचर्य। जैसे कि हमारे इसमें पतिव्रता के लिए वर्ड नहीं है, इंग्लिश में देयर इज़ नो वर्ड फॉर पतिव्रता, वैसे ही इसके बारे में भी है। धर्म के लिए जो शब्द है वो अंग्रेजी में नहीं है। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज देर आर सम थिंग्स विच कम्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल एंड वैदिक पर्सपेक्टिव विच आर मच मोर वाइडर, उस व्याप्ति से उसको देखा गया है। तो जैसे कि आपने पूछा ब्रह्मचर्य के बारे में, तो फिजिकल स्टेट पे अगर बात करें तो ऑफ कोर्स यस, फिजिकली इंटीमेसी जो है 3 महीने के लिए वो आप मैक्स टू मैक्स उसका जो लेवल है या उसका जो प्रमाण है वो आप कम करें, बिकॉज फिजिकल लेवल पे अब अगर बात करें तो जो स्पर्म सेल है पुरुष के, उसको पूरी तरीके से मैच्योर होने के लिए तकरीबन 3 महीने का अवधि लगता है। तो वो पूरे मैच्योर 3 महीने में हो गए तो उसमें जो मोर्टेलिटी है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है या उसकी जो क्षमता है वो अच्छी विकसित होने में उसका एक भाग आता है। लेकिन ब्रह्मचर्य सिर्फ स्पर्म के मोर्टेलिटी या मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। तो वो जो पिता है और वो माता है, वो 3 प्री कंसेप्शन में वो कौन से फेज से जा रहे हैं, क्या क्या उसकी परिस्थिति, कौन से परिस्थिति में रह रहे हैं, उनका सत्संग क्या है, उनका काम का तरीका क्या है, उनकी सोच की पद्धत क्या है, ये सारा उसमें आता है। और ब्रह्मचर्य में बहुत अच्छी, आपको मैं एक बता दूं कि हमारे जो सप्त धातु रहते हैं, सप्त धातु में सबसे एंड वाला जो है वो वीर्य यानी शुक्र धातु कहा जाता है। जब हम अन्न खाते हैं तो 30 दिन लगते हैं मिनिमम शुक्र धातु को बनने के लिए। तो सबसे पहले जैसे कि रस, जो प्लाज्मा हम बोलते हैं, रस, रक्त, मेद, मांस, मज्जा, अस्थि, उसके बाद में लास्ट में वीर्य होता है। तो 30 दिन के प्रोसेस के बाद जो 40 बूंद हमारा ब्लड होता है, सो उसके इक्वेलेंट जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ वीर्य इज इक्वेलेंट टू 40 ड्रॉप ऑफ ब्लड। तो आप इसको सोच सकते हैं कि कितना एनर्जी उसमें रहता है। और वीर्य का ऐसा नहीं है कि वो उसके जेनिटल्स में ही रहता है। जो वीर्य को ऊर्जा के स्तर पर अगर देखें तो वो पूर्ण शरीर में रहता है वीर्य। तो फिर वो कंसंट्रेशन लेवल पे वो स्पर्म में आ जाता है। तो ये जो वीर्य है, वीर्य के भी 3 शास्त्रों ने उसके कार्य बताए गए हैं। कितना माइन्यूट और डिटेल लेवल पे देखो, हमारे वैदिक शास्त्रों ने सोचा है कि ये जो स्पर्म है, वीर्य है, उसके 3 कार्य है। सबसे पहला जो है वो है कि आत्म संजीवन, जो दूसरा है वो प्रजोत्पादन है, और तीसरा जो है वो है परोपकार। अभी आत्म संजीवन यानी क्या है, तो वो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी नहीं है। जब आप उसको एक अच्छी प्रॉपर मेडिटेटिव तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से उसको आप रोकते हैं, तो वो एक एनर्जी आपके खुद के विकास के लिए, स्वयं के व्यष्टि के विकास के लिए वो कारक रहती है। दूसरा उसका कारण क्या है, प्रजोत्पादन, यानी एक नई जनरेशन आगे देनी है, अच्छी सुसंस्कारित, वो है। और जो परोपकार है, यानी जब वीर्य का हम नाश ना करके उसका संचय एक योग्य और संचालित वे से करें, तो उससे परोपकार, यानी परोपकार किस श्रेणी में आता है, जैसे कि संत, बड़े बड़े महात्मा, उनका जो ब्रह्मचर्य रहता है, उनका जो वीर्य रहता है, उसका रूपांतर ओज यानी आध्यात्मिक शक्ति में होता है। तो जब आध्यात्मिक शक्ति में, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब 12 वर्ष एक जीव या एक मनुष्य फिजिकल प्लस स्पिरिचुअल लेवल पे ब्रह्मचर्य का आचरण करता है, तो उसके वाणी में एक सिद्धि आ जाती है। जैसे कि वो कुछ कहे तो वो चीज़ें होती है प्रत्यक्ष में, वो उसकी वाणी जो है वो सिद्ध हो जाती है, उसके कर्म सिद्ध हो जाते हैं। तो ये वीर्य का जो रक्षण है ना, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की डेट में हम देखते हैं, स्पेशली आज की जो जेनजी की या यूथ की जो जनरेशन है, आज हम कहते हैं कि भैया सेक्स करने के बाद हमें रिलीफ फील होता है, या फिर जो भी हमें स्ट्रेस कम होता है, ओके फाइन, लेकिन वो क्षणिक है।
यानी उस समय के लिए डोपामिन हिट मिलता है, डोपामिन या जी, लेकिन ये सारी क्षणिक चीज़ें हैं. वी आर थिंकिंग ऑन मच मोर लाउडर एंड वाइडर स्पेस कि आगे जाके उसी का अगर आप संचय करते हो तो वह आपके स्वयं के आत्मविकास, आत्म संजीवन के लिए कारक रह सकता है, प्लस परोपकार के लिए भी. तो ये वीर्य को बहुत ब्रह्मचर्य में उसको संजोगे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इट्स नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटली स्पिरिचुअली ऑल्सो आप हाउ वी आर नरिशिंग इट. और ब्रह्मचर्य में और एक बात जो कही जाती है आज की डेट में, जो हम देखते हैं, जो वैदिक इसमें आती है, अष्टमैथुन करके बात आती है. तो अष्टमैथुन यानी क्या है? तो ब्रह्मचर्य यानी सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकली साथ में नहीं आना है, विचार भी आप करते हैं तो भी आपका एक प्रकार का मैथुन ही है वो. अगर आप उसके बारे में बात करते हो दैट इज़ ऑल्सो एक प्रकार का मैथुन है. उसके बारे में आप निश्चय भी करते हो तो भी वो एक प्रकार का मैथुन है. उसके बारे में आप किसी को देखते हो वो भी एक प्रकार का मैथुन ही है. सो ये अष्टमैथुन शास्त्रों में बताया गया है, तो उससे भी आपको परहेज़ करना है. तो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो आपको प्यूरिफिकेशन का तरफ लेके जाती है. द मोर प्योरर यू आर एबल टू गो फॉर द सीक्रेट ब्लिसफुल प्रेगनेंसी एंड टू अचीव दैट डिवाइन चाइल्ड. तो कैसे प्रैक्टिस करें? लेकिन ये अगर दिस इज टू ऑल द प्रोबेबली पीपल हु इज वाचिंग दिस, अगर कोई ये गर्भ संस्कार फॉलो कर रहे हैं तो यू आर सेइंग कि the father, the male person has to follow the brahmacharya thing during that period. तो कैसे फॉलो करें? आई मीन स्पिरिचुअल. तो फादर के बारे में तो ये हम बात करें तो ब्रह्मचर्य जो है सिर्फ फादर से सीमित नहीं है, वो मदर से भी है. जैसे मैंने कहा कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल बट अबाउट स्पिरिचुअल एंड वैदिक साइंस ऑल्सो. तो सबसे पहले अगर आपको ये फॉलो करना है तो सबसे पहले कैसा है कि आपको आपकी चित्त शुद्धि जो मैंने कहा, तो उसके जो प्रोसेस है उसको, मेंटल थॉट्स को आपको प्योरर वे में लेके जाना है. तो वो कैसे करें? तो वो ऐसा है कि सबसे पहले नामस्मरण. तो ये जो नामस्मरण की जो ऊर्जा है जिसे हम नाम जप कहते हैं, नाम जाप, वो नामस्मरण से, नामस्मरण इन्हें क्या है? तो समझो अब आपका नाम केतन है, तो मैं केतन जी करूँगा तो आपकी ऊर्जा कार्यरत होती है. और आप अचानक से मेरे को फ़ोन भी करोगे, जैसे कि मुझे आपकी याद आ रही है सुबह से और अचानक आपका फ़ोन आ जाता है दोपहर को, तो आप बोलते नहीं मुझे आपकी याद आ रहे थे, अब मैंने फ़ोन किया. तो ये जो वाइब्रेशंस है ना वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं. सो व्हेन वी ट्राई टू, जैसे कि जो 5 तन्मात्रा बताई गई है हर एक चीज़ से वो रिलेटेड रहती है. जैसे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इससे रिलेटेड उसकी शक्ति वो काम करती है उसमें. तो जब नामस्मरण करते हैं तो ये सारी ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है. तो नामस्मरण भी कौन सा करना है? अब कोई जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा है, तो जैसे कि हम एंसेस्ट्रल क्लिनजिंग की बात कर रहे थे, तो एंसेस्ट्रल क्लिनजिंग में एक डेटी आती है, शायद आपने उनका नाम सुना होगा. उनको कहा जाता है श्री गुरुदेव दत्त, यानी वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, इन तीनों का एक साथ एकत्रीकरण है जिन्हें हम दत्तगुरु भगवान कहते हैं. बिल्कुल. तो ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हम लास्ट बाद में बात कर रहे थे कि ईच एंड एवरी डेटी इज़ हैविंग देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय द सृष्टि. तो ये जो दत्तगुरु जी के नामस्मरण से ये जो हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है ना वो बहुत सारे कम होते हैं, और वो पूर्वजों को भी गति अच्छी मिलती है, और उससे वो गति अच्छी मिलने से भगवान के भी ब्लेसिंग्स मिलते हैं. तो जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो वो सबसे पहले श्री गुरुदेव दत्त ये नामस्मरण करें. मिनिमम 6 माला जो 108 बीट की रहती है, या 9 माला जिसको बोलते हैं, या फिर ऑन एवरेज 1 घंटा तो दिन में होना चाहिए. तो इसके जो आपके पूर्वजों के कष्ट है ना वो कम होने के लिए आपको बहुत हेल्प होगा. और उसी के साथ आप जब प्लानिंग फेज़ में हो तो सबसे पहला कुलदेवता की उपासना करनी चाहिए. तो इट इज़ लाइक कुलदेवता को जिसे हम फैमिली डेटी बोलते हैं. तो वैदिक सनातन संस्कृति में हम सभी के जो जन्म हुए हमारे जैसे माता पिता है फिजिकल, तो वैसे स्पिरिचुअल लेवल पे हमारे फैमिली डेटीज रहते हैं, कुल देवता, कुल देवी. तो हम मेरे पास जो भी लोग आते हैं तो सबसे पहले मैं उनको बोलता हूँ कुछ भी शुरू करने के पहले फर्स्ट आप उनको प्रे कीजिए, क्योंकि कुल देवता जो रहती है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कुल को आगे और अच्छी तरीके से कैसे लेके जाए. सो व्हेन यू आर प्रेइंग और व्हेन यू आर डूइंग नामस्मरण, if you look from the science perspective, you are activating the vibration of that particular deity for you. And when this
Kuladevata, family deities, vibrations are getting activated in a positive manner that will help you to have a conscious conception. So this way this process starts from here, and then obviously आप अगर और डिटेल में आपका जो भी लोग हैं उनका अगर विश्वास है तो आप आपका वैदिक हॉरोस्कोप देख लीजिए, उसमें आपकी संतस्ति स्थान ठीक है, उसमें कुछ रेमेडीज़ बताए कि है कि नहीं वो देख लीजिए। दूसरा और एक बहुत महत्वपूर्ण भाग इसमें आता है विच वी सी, दैट इज़ वास्तुशास्त्र, जो वास्तु से रिलेटेड है, बिकॉज दिस ऑल क्रिएशन इज़ ऑन वाइब्रेशन, जिसे हम कॉस्मिक वाइब्रेशन बोले या और कुछ ब्रह्मांडीय ऊर्जा बोले, तो ये सारी वाइब्रेशंस पे है। तो यहाँ पे हम कोई टिपिकल थिंग ना बताते हुए ज्योतिष और वास्तु एक्चुअली है क्या, तो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वाइब्रेशंस इन अ प्रॉपर मैनर, अलाइनिंग देम हाउ पॉजिटिवली वी कैन टेक इट। तो वास्तु आपकी कैसी है, उसके रंग क्या यूज़ किया गया है, शीतल रंग है या बहुत ही एक्टिव या वायलेंस बेस्ड रंग है, तो वो कैसे रहना चाहिए, क्या फर्नीचर है, कौन से मेटल का है, कौन सी दिशा में हमारा पैर और हमारा हेड आ रहा है, तो इट एवरीथिंग अलाइंस विद द एनर्जी, एंड व्हेन वी ट्राई टू अलाइन दैट एनर्जी अलॉन्ग विद दैट मदर एंड फादर इन अ पॉजिटिव वे, देन इट हेल्प्स फॉर द कॉन्शियस कंसेप्शन। तो ये सारी एंसेस्ट्रल स्पिरिचुअल वैदिक लेवल पे हो गया, एंड देन दे शुड गो फॉर द फिजिकल लेवल, देन दे शुड गो टू द डॉक्टर्स की उसके फिजिकल टेस्ट क्या करवाने हैं क्या नहीं करवाने हैं, एंड देन आगे का प्रोसेस। ज़्यादातर लोग मुझे लगता है अदर वे अराउंड करते हैं शायद, दे स्टार्ट विद द होल फिजिकल थिंग एंड देन दे ट्राई टू सी व्हाट दे कैन डू। सो आप ये कह रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र का भी उतना ही महत्व है, उसका इतना रोल है। हाँ जी। वाओ, आपने एक बात जब कही अभी, तो मुझे उससे एक ध्यान आया एक टॉपिक, जैसे कि आपने कहा कि पहले लोग फिजिकल लेवल पे जाके फिर पीछे आते हैं। तो जैसे कि अभी मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था, तो उनका जो AMH लेवल है वो बहुत कम है, इट इज़ लेस देन 1 है, और अभी उनको जो डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको यू आर हैविंग ओनली वन वे टू कंसीव, दैट इज़ द IVF। तो उनके दिमाग में IVF इतना भर गया है कि IVF के जगह देयर इज़ नो ऑप्शंस लाइक दिस। सो व्हेन आई मेट हर, शी इज़ समवेयर अराउंड 30-32 एज ऑफ, वेरी यंग। तो उनको मैंने पहले समझाया कि ये नेचुरली भी कंसीव कैसे कर सकते हैं। सी हियर वी आर नॉट गिविंग गारंटी, बट वी आर ट्राइंग टू सपोर्ट द मॉडर्न साइंस। ओके, यू कैन गो फॉर द IVF, यू कैन गो फॉर द IUI, देयर आर अदर सर्टेन ऑल्टरनेटिव्स आर देयर, बट उसमें भी बेस्ट क्या कर सकते हैं। सो आई ट्राई टू कन्विंस हर ऑन दैट वे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हमें मिसकैरेज होता है, ये नहीं होता है, तब फिर वो सोचने शुरू कर देते कि भैया क्यों हो रहा है। देयर वाज अ कपल लाइक दिस, पूरे फिजिकल रिपोर्ट्स ठीक थे, सब ठीक था, बट कंसीव नहीं हो रहे थे। सो दीज थिंग्स, ये जो प्रॉब्लम है, इसमें जब मिसकैरेज की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 50% मिसकैरेजेस होते हैं वो सारे स्पिरिचुअल रेम से रिलेटेड रहते हैं। Whatever miscarriages are happening in this globally in the world, it is affected or it is dependent on the spiritual realm, which is most neglected. और इसमें ऐसा भी होता है कि समझो कि कुछ कारणवश अनावश्यक कुछ गलत तरीके से विदाउट मीन्स लाइक हैविंग अ रॉन्ग इंटेंशन से कुछ कंसेप्शन हुआ है और वो अबॉर्शन किया है, तो नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी रहने में 80% तक का चांसेस रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये जो मिसकैरेज है ना, इन द सेंस वी आर ट्राइंग टू मैन्युअली इंटरफियर द नेचुरल प्रोसेस, उसकी वजह से मिसकैरेज अगर किया है उस वजह से, तो इट अफेक्ट्स लाइक दैट। हाँ, सर्टेनली कुछ सीरियस केस है फिजिकल लेवल पे, वो माता को या मदर को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्रिटिकल केसेस में ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट कुछ कुकर्म के वजह से या कुछ अलग चीज़ों के वजह से, गलत इंटेंशन के वजह से, गलत तरीके से मिसकैरेज किया था, तो उसका बहुत पाप लगता है और वो इंटरफियरेंस है इन द नेचुरल प्रोसेस, द डिवाइन प्रोसेस। तो फिर नेक्स्ट जो कंसीव होता है ना, कंसेप्शन होना है, उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आ जाते हैं फिर, या वो कुछ ना कुछ फिज़िकल या और लेवल पे डिफ़िकल्टीज़ मदर फादर को फेस करने पड़ते हैं। तो ये मिसकैरेज का एक बात हो गए। तो एनीथिंग मैं बताना चाहूँगा कि अगर डॉक्टर बता भी देते हैं आपको कि आपके ये प्रॉब्लम है फिज़िकल लेवल पे,
आपका सीमेन का प्रॉब्लम है, मॉर्फोलॉजी का जो भी है, ओके फाइन, वी आर नॉट डिनाइंग दैट, बट एटलीस्ट एक थॉट आप ऐसा भी सोच के देखिए, लेट्स ट्राई समथिंग नेचुरल। हो सकता है, नहीं हो सकता है, आपके इट इज़ ऑल ऑन यू एट द एंड ऑफ द डे। उसमें आपकी श्रद्धा क्या है और आपका स्ट्रॉन्ग यर्निंग क्या है, आपकी तड़प क्या है, आपको क्या करना है, उस पर वो डिपेंड करता है। एक ने अगर ठान ही लिया है कि नहीं मेरे को मेडिकली जाना है, मेरे को काट छाट करनी है, तो वी कैनॉट फोर्स देम। हियर वी आर नॉट फोर्सिंग एनी। सी स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी एंड वैदिक प्रेगनेंसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू सपोर्ट द मॉडर्न साइंस. We are not denying the modern science. So as we were talking, like what is the significance of प्राचीन वैदिक विज्ञान and the आधुनिक विज्ञान? So यहाँ पे प्राचीन विज्ञान जो है ना, वो शब्द प्रमाण पर आधारित है, वो सूक्ष्म अनुभूति पर आधारित है, और जो आधुनिक विज्ञान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है। तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। तो इसमें जो आधुनिक विज्ञान है, मॉडर्न साइंस है, उसका हम लाभ लेकर, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका हम लाभ लेकर हमारे वैदिक साइंस को कैसे प्रूव कर सकते हैं या फिर उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट वी नीड टू थिंक अबाउट इट। एंड दिस वे वी कैन ट्राई टू अचीव मोर बेटर सक्सेस, बेटर अचीवमेंट। और एम जो भी हमारा एम है, हमारा ध्येय है, वो हम अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज से व्हेनेवर आई प्रमोट थिंग्स, आई प्रमोट इट अलॉन्ग विद द मॉडर्न साइंस एंड अलॉन्ग विद द स्पिरिचुअल साइंस, वैदिक साइंस। तो दोनों को एक साथ देखो, ये जो विज्ञान है ना, so you say they both can go hand in hand in that sense. हैंड इन हैंड। तो उसको हम नकारना नहीं चाहते, बिकॉज जैसे जैसे काल आता है तो वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ। वी कैन नॉट स्टिक ओनली टू वन थिंग्स, बट वी शुड ऑलवेज कीप रिमेंबर इन आवर माइंड दैट वी शुड नॉट लीव आवर रूट्स। उसको छोड़कर हम नहीं कर सकते वो, और ना करें तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए रूट्स को आप लो, मॉडर्न साइंस का भी यूज़ करो, एंड यू कैन ट्राई फॉर बेटर अचीवमेंट। सो ग्रेट। सो गर्भ संस्कार के ड्यूरिंग डाइट का रोल है, ये तो आपने बताया कि फूड कैसे कुक करना चाहिए, किस इंटेंशन से कुक करना चाहिए, बट डाइट कैसे होना चाहिए? ऑब्वियसली यू नो इट शुड बी प्योर, नो अल्कोहल, नो सिगरेट्स ऑब्वियसली। सो उसके बारे में कुछ बताइए, दैट व्हाट शुड द डाइट बी लुकिंग लाइक? डाइट के बारे में मैं आपको अभी एम्स की जो एक रिसर्च हुई थी वो मैं बताता हूँ। दे डिड रिसर्च बिटवीन 20 टू 32 के एज के जो फीमेल्स थी, उनके ऊपर अभी रिसेंट रिसर्च हुई है। तो उन्होंने पाया कि वो सारी 600 के 600 फीमेल्स में कंसेप्शन के प्रॉब्लम थे, और कंसेप्शन के प्रॉब्लम में उन्होंने और थोड़ा सा रिसर्च किया, क्या था, तो बिकॉज ऑफ देयर फूड हैबिट, उनकी जो ओवरी का जो पाथवे है वो पूरा ब्लॉक हो गया था। तो सीमन यानी स्पर्म और ओवरी से जो एग निकलता है उसका पाथवे ही ब्लॉक है ओवरीज का, तो वो मिलेंगे कैसे? और वो पाथवे क्यों ब्लॉक हो गया था? बिकॉज ऑफ द जंक फूड। क्योंकि वो लेयर्स जो है वो थिक हो गया, तो वो पाथवे ब्लॉक हो गया था, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द जंक फूड। तो ये जो जंक फूड आज की डेट में जो खाया जाता है, विच वी टॉक द फास्ट फूड और जंक फूड, बर्गर या जो भी कोला है, नूडल्स है, चाइनीज़ है, ये बहुत बहुत वर्स्ट लेवल पे आपके इम्यून सिस्टम, आपके फिज़िकल सिस्टम पे बहुत ही रॉन्ग वे में वो असर करती है। तो वन शुड स्पेशली जो प्लानिंग कर रहे हैं फॉर कंसेप्शन या प्रेगनेंसी के लिए, दे मस्ट अवॉइड सच काइंड ऑफ अनहेल्दी असात्विक फूड। तो इसमें एक तो हो गया न्यूट्रिशन लेवल पे, कार्ब के लेवल पे, ये सारा प्रोटीन के लेवल पे, और जैसे हमने बाद में बात करी तो सात्विक रहना चाहिए। तो सबसे पहले यू ट्राई टू ईट फूड विच इज़ कुक्ड एट योर होम, होम कुक्ड फूड। और दूसरी बात यह है कि हम अभी जो डिजिटल मीडिया है और जो हम देखते हैं, तो बहुत आता है कि आप ये खाओ, वो खाओ, चिया सीड या सी बकथॉर्न और बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। तो देखो, आप जिस लोकेशन में, जिस भाग में पृथ्वी के जहाँ पे आपका जन्म हो गया है ना, वहाँ का लोकल फूड क्या है विच सूट्स टू योर जेनेटिक्स। सबसे पहले वो लोकल और हेल्दी फूड है, वो आप पहले प्राधान्य से लीजिए, ना ही कि वो अमेरिका में क्या खा रहे हैं या फिर वो यूरोप में, अंटार्कटिका में क्या खा रहे हैं। वेदर दे आर नॉन वेज ओवर देयर और वट एवर, इट इज़ एज पर देयर स्ट्रक्चर, एज पर देयर एटमॉस्फियर, टेम्परेचर जो भी है। तो हम जहाँ पे भारत के क्षेत्र में या समझो महाराष्ट्र, मुंबई में है, तो यहाँ पे क्या फूड है, सबसे पहले प्राधान्य वो नेचुरल फूड को देना चाहिए। सेकेंड, जो भी कोई खाना बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, उस टाइम पे
आप चैंट के साथ अगर बनाओ, समझो कि आप आपके फैमिली डेटी का चैंट कर रहे हो या अन्नपूर्णा देवी का श्री अन्नपूर्णा देवी नमः ये चैंट करके बना रहे हो, तो वो वाइब्रेशन उसमें जा रही है, ठीक है, वो फूड में। तो भले वो भाजी या तरकारी आप बाहर से कुछ भी लाए, उसमें कुछ भी प्रक्रिया की हो, तो वो तो वाइब्रेशंस आनी है उसके साथ, वी कैन नॉट अवॉइड दैट, बट एटलीस्ट ऑन आवर ओन सेल्फ हमारा ये प्रयास रह सकता है कि वाइब्रेशंस को पॉजिटिव मोड में कैसे लेके जाए। सो द फूड फैक्टर इज़ द रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर वेयर वी नीड टू फोकस एंड वी नीड टू टेक केयर दैट हाउ इट कैन बी नॉट ओनली न्यूट्रिशियस बट ऑल्सो सात्विक फूड। सो दैट इज़ द रीज़न वी नीड टू फोकस कि ये सात्विक फूड कैसे करें, डाइट में कैसे नेचुरल हमारी सब्जियाँ फ्रूट्स को कैसे लाए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फर्टिलिटी, अपने स्पर्म काउंट मॉर्फोलॉजी उसका जो है मोर्टेलिटी अच्छा बनाए, ये सारा ध्यान रखकर और आवश्यकता लगने पर आप वैद्य या डॉक्टर से उसका गाइडेंस लेकर आप उसका आपका एक डाइट चार्ट बना के उसको फॉलो कर सकते हैं। डाइट चार्ट को फॉलो, हाँ जी, ओके, वाओ। अभी ये बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न सोसाइटी, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, we have now youths, now we are talking about Gen Zs, different type of generation. How do you think वो ये चीज़ को लेंगे, उनको कैसे समझाया जाए? यूथ है, Gen Zs है, उनके लिए क्या सजेशन है आपका? हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस टू देम, हाउ डू वी मेक श्योर कि वो इतना सिंप्लीफाई किया जाए कि उसको उन लोग ये चीज़ को समझ सके, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मोर क्लियरली एंड इन अ बेटर वे। जी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने कहा है, क्योंकि हमारी जो जेनजी है या फिर वो न्यू जनरेशन युवा पीढ़ी हम कहते हैं, वही हमारे राष्ट्र का, समाज का आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। और भारत की जो जेनजी अभी कह रहे हैं तो उसका दो है, एक तो उसमें ट्रेजेडी भी है, मैं कहूँगा, और एक अच्छी बात भी है। अभी हम देखें तो ट्रेजेडी ये है कि वी आर ट्राइंग टू फॉलो द वेस्टर्नाइजेशन। अभी रिसेंट, अभी या 2-4 दिन पहले की एक न्यूज़ है, शायद आपने पढ़ी होगी, 3 सिस्टर्स ने बिल्डिंग के ऊपर से एक ही साथ में जान दे दी, सुसाइड कर दिया। दे वर फॉलोइंग सम कोरियन वीडियो गेम्स और लाइफस्टाइल, समथिंग लाइक दैट। अभी रिसेंट की न्यूज़ है ये, तो उनका उसमें बहुत सारा इफेक्ट उनके मेंटली माइंड पे आ गया था, एंड उसके अंतर्गत उनके ऊपर वो जो पूरा हावी हो गया वो सिस्टम, वो कल्चर या वो जो माइंड सेट है थ्रू दैट व्हाट दे वर फॉलोइंग, तो उसके अंतर्गत उन्होंने तीनों ने साथ में सुसाइड कर दिया। तो ये जो मेंटालिटी है वो क्यों हो रही है? और एक मैं उदाहरण इसमें आपको बताऊंगा, कुछ दिनों पहले का है। एक 10वीं या 12वीं की छात्रा थी, वो रेलवे स्टेशन पे अपने रुकी थी ट्रेन आने के लिए, और वो उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जा रही थी, 10वीं या 12वीं की होगी। तो बस ट्रेन आने के पहले वो जस्ट चेक कर रही थी कि मेरा हॉल टिकट मेरे पास है कि नहीं, जो हॉल टिकट एग्ज़ाम के लिए लगता है, और उसको वो हॉल टिकट नहीं मिला। यू कैन जस्ट इमेजिन, जस्ट स्पैन ऑफ 3 or 5 मिनट्स, और वो इतनी पैनिक हो गई उसमें, जस्ट विद इन 3-4 मिनट्स। ये रियल इंसिडेंट है, कुछ महीनों पहले हुआ। तो इतनी पैनिक हो गई कि वो जब ट्रेन आ गई उसको लगा कि अब मेरे पास हॉल टिकट नहीं, मैं क्या करूँ, और ट्रेन के सामने उसने कूद करके सुसाइड कर दिया। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्या छोटी सी चीज़ है, देखिए 2 मिनट की क्षण है, भले वो हॉल टिकट नहीं मिलता, एग्ज़ाम भी नहीं रहता, लेकिन ये लाइफ से खेलने की ये क्या चीज़ें हैं। तो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे हमें एडुकेट करना पड़ेगा जेनजी को, ये यूथ को। ये जो ट्रेजेडी का मैंने बात बताया, लेकिन अच्छी बात भी मैं बता रहा हूँ आपको, देयर इज़ अ वेरी गुड बंच ऑफ अ टैलेंट। वो अलर्ट हो गए हैं, they are very much nurtured in a knowledgeable manner, they are very sharp। उनको पता है। देखो आप स्पेशली ये जो स्टैंड अप कॉमेडीज़ वगैरह ये जो सारी चीज़ें देखते हैं, उनके टॉपिक्स देखो, कुछ वालों के, नॉट ऑल ऑफ देम, हाँ वेरी वियर्ड रहते हैं कईयों के, लेकिन कुछ वालों के वो दे आर सो मच अलर्ट, उनमें क्या पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कौन से वर्ल्ड में कौन से पार्ट में क्या हो रहा है, तो वो सारा वो आता है। सो दैट इज़, दे आर नॉट डम, दे आर वेरी मच कल्चर्ड, दे आर वेरी मच एडुकेटेड, बट उनका जो तरीका है, परसेप्शन है, उनको कौन से एंगल में जाना है, वो हमें एडुकेट करना पड़ेगा। तो ये जो अभी जो सेक्स एजुकेशन शुरू किया है ना, उसी के साथ ये जो वुम एजुकेशन है, जो नैतिक शिक्षा है, वो भी देनी चाहिए। वो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में बतानी चाहिए कि हाँ भैया, ये जो आपका है, जैसे कि 25 वर्ष जब तक है आपका, उसको हम शुरुआत की जो शिक्षण की अवस्था है
उस वो मेल या फीमेल या बच्चा जो है 25 वर्ष तक का वो काल रहता है। उसके बाद में उसका गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और उसके बाद में संन्यासाश्रम वैसे चल रहा आता है। उसमें एक जो लास्ट में आपने हम टॉपिक पे बात कर रहे थे, जस्ट टू एड अप पॉइंट इन दैट, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य जब शुरू हो जाता है ना, फॉर मैच्योर हो जाता है वो बच्चा, तो जब से वो मास्टरबेशन शुरू करता है, फॉर एग्जांपल अगर वो 20th में मास्टरबेशन शुरू करता है, एज़ पर वन रिसर्च या फिर वन साइंस, वैदिक साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसके 4 गुना वो जी पाता है। तो जैसे कि 20 उसका एज है और 20 में उसने मास्टरबेशन शुरू कर दिया है, तो फॉर ऑन एवरेज आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट टू हैव एन आइडिया, 80 तक की उसकी उम्र हो सकती है। तो समझो अगर वो 10 में ही कर रहा है तो 40। तो यू हैव सीन that what type of declining of lifestyle and all these things are happening। एक स्टडी हुआ था 1992 में विदेश में, तो 1940 में जो मेल्स के स्पर्म काउंट्स थे ना, that was somewhere around 11.2 crore, और वही 2006 में 4.5 करोड़ पे आए हैं। 2006 की बात कर रहा हूँ मैं। इतना ड्रॉप हुआ है, इतना ड्रॉप हो गया। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द काउंट। वो जो उसकी जो क्षमता, मोर्टेलिटी, जो सारी चीज़ें, वो तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद भी अभी 2026 चल रहा है, तो यू कैन सी दैट कि वहाँ पे कैसे ये सारी चीज़ें। तो इसमें हमें जेन ज़ी को एडुकेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ वूम साइंस, हाउ द एपिजेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क्स, व्हाट इज़ द न्यूरो साइंस बिहाइंड इट, व्हाट इज़ न्यूरॉन डेवलपमेंट, एंड इट इज़ हैपनिंग ओनली इनसाइड द वूम। दैट इज़ द रीज़न वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट हाउ वी कैन हाउ वी कैन नर्चर दैट न्यूरॉन्स जो हमारी पूरी लाइफ तक रहेंगे। एंड वी can do that education, we can do that, we can tell this to the Gen Z also, youth also, they are very much वो एक्सेप्ट करके वो अच्छी एक जनरेशन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि उनको हमारे रूट्स पता चलेंगे, हमारे बेसिक्स पता चलेंगे, हमारे जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, आइडेंटिटी है, वो आगे लेके जाने के लिए एक अच्छी धरोहर बनेगी, एक अच्छी सक्षम जनरेशन बनेगी। तो दिवाकर जी, ये हम लोग यूथ और जेनजीज के बारे में बात कर रहे हैं जी। मुझे लगता है उनको ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए दे विल नीड सम डेटा, दे विल नीड टू रीड अबाउट इट समवेयर। तो हाउ डू दे एजुकेट देमसेल्व्स अबाउट गर्भ संस्कार? जी, इज देयर इनफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट पे इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो दे कुड रिफर टू और दे कैन रीड अबाउट इट टू बिकम मोर अवेयर ऑफ दिस टॉपिक? अगर हम वूम एजुकेशन या वूम साइंस की जो अवेयरनेस की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली देयर आर मेनी डेटा अवेलेबल ऑन इंटरनेट। वो एक भाग हो गया कि वो विच इज़ अ वेरी इजी वे टू एक्सेस यूनिवर्सल डेटा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ लोकेशन एक्चुअली। लेकिन उसी के साथ मैं एक पर्सनल लेवल पे सजेस्ट करूँगा जिनको इसके बारे में सीखना है, यूथ है या जो भी है, आप एक्चुअल जो टेक्स्ट बुक रहते हैं लिखे हुए, जो पुराने हमारे जो एक्सपर्ट्स ने लिखे हैं, वैद्याचार्य जी ने, डॉक्टरों ने लिखे हुए हैं, ऋषि मुनि ने लिखे हुए, उसका अभ्यास कीजिए आप। गर्भोपनिषद है, मंडोको उपनिषद है, उसमें भी लिखा गया है, सुश्रुत संहिता में लिखा गया है, चरक संहिता में लिखा गया है, गरुड़ पुराण में भी कुछ बातें बताई गई है। तो ये तो सारी चीज़ें हैं ना, उसका टेक्स्ट बुक जो एक्चुअल है वो भी आप पढ़ें, और वो राइट सोर्स से आ रहा है कि नहीं वो भी देखें आप। तो कैसा है, एक तो इंटरनेट पे आप देखिए, ठीक है, उसी के साथ इंटरनेट की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक सोर्स से आ रही है कि नहीं, दैट यू ट्राई टू फर्स्ट रिकन्फर्म वो ऑथेंटिक सोर्स है नहीं है, बिकॉज टुडेज़ डे वी आर यूजिंग AI, ChatGPT एंड ऑल। तो उसमें वो सही तरीके से आ रहा है कि नहीं उसका आंसर, कोई मिसलीड तो नहीं हो रहा है ना, उसका वेरिफिकेशन भी करिए। दूसरा, जैसे मैंने कहा, टेक्स्ट बुक जो है वो पढ़िए। और तीसरा, द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ दिस दैट जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, तो जैसे कि हमारे घर का ही एक आप उदाहरण लीजिए, दादा, नाना, नानी, ये कुछ प्रैक्टिसेस हमें बताते हैं कि आप ये करो प्रेगनेंसी के टाइम, वो करो, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। तो कुछ उसमें भी इससे आप सीखने का प्रयास कीजिए, वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं। तो जैसे कि पुराने ज़माने में कहते थे कि शाम का ज़्यादा करके बाहर मत निकलिए आप, तो उसमें एक तो प्रैक्टिकल लेवल पे अंधेरा हो जाता था,
तो अंधेरे में वहाँ पे जो कुछ ये जो प्राणी मात्र है या कुछ सांप है, कुछ बिच्छू है, काट ना ले। लेकिन एट द सेम टाइम, एट द टाइम ऑफ संध्या काल जो है, उस समय कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी एक्ट होते हैं, एक्शन में आ जाते हैं, तो उसका अटैक आप पर ना हो। जैसे कि कहा जाता है कि जब स्त्रियाँ जो रहती है, फीमेल्स, वो अपने बाल खुले छोड़कर स्पेशली शाम को बाहर न रखें, तो वो जो बालों के माध्यम से नेगेटिव एनर्जी उनमें एंट्री कर सकती है, विच आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। तो ये सूक्ष्म स्तर का अभ्यास है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो आप एक्चुअल उन लोगों से भी सीखें। ऐसे कोई वैदाचार्य है जिन्होंने इस पे बहुत काम किया है, आप उनको जाके मिले, उनके यूट्यूब पे ये जो पॉडकास्ट या फिर ये सारी चीज़ें, उनके वीडियोज़ है, वो देखें, वो क्या कह रहे हैं। टेक्स्ट से आना एक बात है और अनुभव से सीखना वो एक बात है। तो ऐसे मटेरियल अवेलेबल है, दे कैन गो इट, बट कंफर्म दैट कि उनका जो सोर्स है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो दिस वे दे कैन ट्राई टू एजुकेट देमसेल्व्स। आप कैसे, हाउ आर यू ब्रिंगिंग अवेयरनेस टू पीपल अबाउट गर्भ संस्कार? मेरा थोड़ा सा इसमें मैं हमेशा थोड़ा सा ऑनेस्टली बता देता हूँ, बिकॉज इन टुडेज डे इट्स अ डिजिटल वर्ल्ड, बट दो आई एम नॉट मच डिजिटल सेवी, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो चीज़ें हैं, और आज की डेट में आपका जो पॉडकास्ट है, सर्टनली दिस विल हेल्प अस। लेकिन मैं ऑर्गेनिक लेवल पे ज़्यादा पसंद करता हूँ लोगों से मिलना, उनसे बात करना, क्योंकि जो फेस टू फेस है ना, वो एक अलग एनर्जी क्रिएट करता है। आई एग्री विद द सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बिकॉज यहाँ पे बैठकर आप यूएस में किससे इंटरेक्ट कर रहे हो या फिर और कहीं पे से, इट्स अ ईजी वे। बट मेरे जो पॉसिबिलिटीज़ में है, तो आई ट्राई टू मीट पीपल ऑफलाइन, आई ट्राई टू टॉक विद देम, आई ट्राई to explain them, I try to learn also at the same time. It is not that I am teaching someone something, I am not no one, because this is the gyan which is coming from the our great heritage of Vedic science. So I am just trying to be a medium of spreading the knowledge. तो सबसे पहले तो मैं ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा बहुत इंटरनेट या जो हमारा जो प्रणाली है उसका डिजिटल माध्यम का वापर करता हूँ, उपयोग करता हूँ। लेकिन उसी के साथ मैंने बहुत सारा गए 2-4 साल में मैंने बहुत सारा टेक्स्ट बुक्स कहीं कहीं पे घूमकर भारत में मैंने उसको मेरा एक खुद का कलेक्शन बनाया है। आई हैव ऑलमोस्ट 50 बुक्स ओनली ऑन स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी प्लानिंग पे। उसमें आयुर्वेद है, मॉडर्न है, उसके इंटरनेशनल ऑथर्स भी है, इंडियन ऑथर्स भी है, सो दैट आज वो मेरे पास कोई दूसरा भी आता है तो आई कैन गिव इट टू देम डायरेक्टली। तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप वी कैन नॉट बाउंड आवर सेल्फ ओनली फॉर द इंटरनेट और इलेक्ट्रिक मीडियम, सो वी कैन गो थ्रू दैट। तो मैं वो भी चीज़ करता हूँ जैसे मैंने कहा। और तीसरा मैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात करके उनके व्यूज़ लेता हूँ। और स्पेशली इसमें कैसा है कि मॉडर्न साइंस में तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, रिसर्चेस होते रहते हैं, लेकिन ये जो कोर है वो जो पुराने लोग हैं ना उनको ज़्यादा पता है। या इस पर कुछ स्वामी लोग रहते हैं, संत लोग रहते हैं, उन्होंने भी बहुत काम किया है। उनसे जब हम बात करते हैं ना सटल डायमेंशंस के बारे में, आत्मा प्रवेश या गर्भ संस्कार, सुसंस्कार के बारे में, कंसेप्शन कैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं उस स्तर पे सीखने का प्रयास करता हूँ। तो आई कीप इट माई सेल्फ मोर वाइड ओपन टू लर्न ऑन एवरी स्टेज विथ एवरी एलिमेंट। सो स्पिरिचुअल बर्थिंग या गर्भ संस्कार, इस पे इनफ रिसर्च हो रहा है? स्पिरिचुअल बर्थिंग के बारे में अगर कहें तो उतना रिसर्च अभी उतना हद तक नहीं हो रहा है। वो हमारी ट्रेजेडी में ऐसे कहूँगा, बल्कि हमारे पास बहुत ज्ञान है। जो भारत की धरोहर है वो पूरे विश्व में फैली हुई है। एक स्वामी जी, एक संत हो गए राम तीर्थ करके, तो उन्हें विदेश में पूछा गया कि ये सारा ज्ञान तो भारत से ही आ रहा है ना, भारत की भूमि से, पावन भूमि से आ रहा है, लेकिन भारत की स्थिति देखिए आज क्या हो रही है, कितना विदारक स्थिति है। तो उन्होंने बहुत ही हताश होकर कहा था कि दैट इज़ आवर ट्रेजेडी, कि हम हमारी ही संस्कृति भूलते जा रहे हैं। वी आर लूजिंग आवर रूट्स एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू इमिटेट फॉरेन कल्चर्स, वेस्टर्न कल्चर्स। देखो अच्छी चीज़ें आप
ले लो, हमेशा हर चीज़ से लेनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारा बेसिक्स नहीं छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम हमारे रूट्स क्या है क्या नहीं है उस चीज़ों को हम तभी मैं हमेशा यही मेरे खुद से भी प्रार्थना करता हूँ, आई ऑलवेज प्रे दैट कुछ भी हो जाए मेरे रूट से मैं ना बिछड़ूँ, मेरे पैर हमेशा ज़मीन पे रहे, भले में मेरे हाथ आकाश को लग जाए। तो वो जो रूट लेवल पे रहता है ना, वो कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारी संस्कृति को हम आगे लेके जाने के लिए हमें ही प्रयास करने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप आपके घर से शुरू कीजिए। जैसे कि समझो अभी आपको पता है नाना नानी या कोई भी इसके लिए ऐसा नहीं कि नाना नानी कोई 17-18 साल 15 साल का भी बच्चा उसने कभी कहीं से सुना है, समझो हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल में करते कि भैया ये गर्भ संस्कार होता है, तो उसने आके घर पे बता दिया, तो वो भी एक प्रकार का अवेयरनेस का वो कर रहा है ना। तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर, इसके लिए बाहर जाके बहुत बड़ा कैंपेन ही करना है ऐसा नहीं है, पहले हमारे घर से शुरुआत करते हैं। आर वी गोइंग टू फॉलो अप दिस, आर वी डूइंग दिस, और आर वी फॉलोइंग दिस द प्रैक्टिसेस विच कैन बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर दैट पेरेंट्स। सो घर से पहले शुरुआत कीजिए, फिर आपके कम्युनिटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप्स में आप बताइए कि ऐसा भी एक साइंस है, उसको यूटिलाइज़ करके हम एक अच्छे बच्चे को जन्म दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं तो हम हमारे स्तर पर ही हमें प्रयास करना पड़ेगा। सो दिवाकर जी, देयर इज सी सेक्शन एंड देन देयर इज नॉर्मल डिलीवरी, इन दोनों का कोई रोल है इन द एंट्री ऑफ द चाइल्ड एज फार एज द गर्भ संस्कार इज कंसर्न? बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है सी सेक्शन का। देखो सी सेक्शन सबसे पहले किस कारणों से हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। वो माता जो है या मदर है या वो बच्चा है जो गर्भ के अंदर है, उसके कुछ कारण क्रिटिकल स्टेज है, समझो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया या और कुछ चीज़ें हैं उसमें रिलेटेड है, एम्बिलिकल कॉर्ड उसके गले पे अड़क गई है, जो भी चीज़ें रह सकती है फिज़िकल, अगर उस कारण वो हो रहा है तो वो बच्चे को और माता को अगर जन्म देना पड़ रहा है, वो सी सेक्शन करवाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द फिज़िकल सर्कमस्टेंसेस, तो देन इट्स ओके। लेकिन आज की डेट में एक बात हो गई है कि पहले ही वो कपल वो मुहूर्त, शुभ मुहूर्त अभी देखो यूजिंग द नॉलेज इन अ रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट या रॉन्ग वे, तो अभी यहाँ पे भी मुहूर्त या ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजी उसका यूज़ हो रहा है, लेकिन देयर इज़ अ इंटरफेरेंस ऑफ मैन, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस इज़ देयर। सो वो पहले ही डिसाइड किया जाता है कि ये शुभ मुहूर्त पे मुझे ये बच्चे को जन्म देना है, तो वहाँ पे वो सी सेक्शन या फिर ऑपरेशन जो भी है करके उसको जन्म दिया जाता है। तो दैट इज़ वेरी मच रॉन्ग। इसमें होता क्या है कि हम देयर आर थ्री थिंग्स एक्चुअली, तो स्वेच्छा, परेच्छा और ईश्वर इच्छा। तो स्वेच्छा हो गई इसमें, स्वेच्छा मीन्स क्या है कि मुझे ये मेरा बच्चे को ये मुहूर्त पे चाहिए, ठीक है। तो इसमें परीक्षा के बाद जो आती है ना ईश्वर इच्छा आती है, जो विच इज़ द हाईएस्ट मोस्ट। तो ईश्वर इच्छा क्या है कि जैसे नेचुरल प्रकृति में आना है ना, अनलेस एंड अनटिल दे डोंट हैव एनी फिजिकल प्रॉब्लम या मेडिकल इमरजेंसीज नहीं है, तो आई प्रेफर और आई सजेस्ट दे शुड नॉट गो फॉर दिस काइंड ऑफ सी सेक्शन है, जो भी चीज़ें हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फिजिकली, तो उसके लिए वो ना जाए। तो प्रॉपरली नेचुरल वे में से जो होता है ना उसके साथ, तो ऑब्वियसली जब ऐसी चीज़ें होती है तो उसमें थोड़ा स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस आता ही है, विच अफेक्ट्स ऑन दैट बेबी, ऑब्वियसली ऑन दैट प्रेगनेंसी, ऑन द वे ऑफ वाइब्रेशंस लेवल। नेचुरल बर्थ में सारी चीज़ें नेचुरल होती है, एज़ पर वो सृष्टि ने जैसे रचाई है वैसी होती है, इसके वजह से वाइब्रेशंस मोस्ट टूवर्ड्स गोइंग टूवर्ड्स 100% पॉजिटिविटी रहते हैं। और सी सेक्शन या ऐसे जो इंटरफेरेंस रहता है, अननेसेसरी इंटरफेरेंस अगर हो रहा है, तो वो इट्स लाइक अ मैन ह्यूमन इंटरफेरेंस है उसमें, तो इट ऑल्सो affects on that child future, and also the vibrations of the overall pregnancy. तो someone should avoid against nature जाने के लिए, जितना smoothly हो रहा है, unless and until there is no emergency, तो उस पर अगर ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब एक मदर चाइल्ड को बर्थ देती है जी, तो आफ्टर द बर्थ हैज़ हैपेंड उस आर को गोल्डन आर कहा जाता है जी। हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट गोल्डन आर इन गर्भ संस्कार? ये गोल्डन आर जो है ना, जैसे कि मैं गर्भ संस्कार जैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलता हूँ, तो इसको स्पेशली जो 1 आवर है या वो जो पीरियड है उसको गोल्डन आवर कहा जाता है, क्योंकि
वो जो गर्भ के अंदर का जो जीव है, स्थूल जीव है, जो बच्चा है वो बाहर आता है, तो उसके लिए सारा वो 9 महीने वो माता के गर्भ में है और अचानक किसी और दूसरे जैसे डॉक्टर्स या वो तो डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं तो उनके हाथ में आ जाता है, तो उसके लिए सारा नया रहता है। इट इज़ लाइक ड्रास्टिक चेंज होता है, वो सेकेंड्स में हो जाता है, मिनट्स में हो जाता है। तो वो 1 आवर की कुछ प्रिकॉशनरी लेवल पर अगर ध्यान दे तो वो बच्चे के लिए आने वाले समय में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती है। जैसे कि जब वो बाहर आता है तो जो उसकी जो एम्बिलिकल कॉर्ड है, जिसको हम नाड़ भी बोलते हैं, तो इमीडिएटली कट ना करें, सबसे पहली बात। तो उसमें क्या होता है, बिकॉज दैट इज़ द कनेक्शन विद द मदर, और वही उसका कम्युनिकेशन है एक प्रकार से, देखने के लिए गए तो वो एकदम इमीडिएटली करेंगे एंड इफ़ देयर इज़ अ मिस हैंडलिंग तो वो जो शॉक वो गर्भ को, वो जो बच्चे को लग जाएगा, वो उसके पूरे लाइफ में वो उसको अफेक्ट कर सकता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द थिंग इज़ दिस दैट आफ्टर सेटलिंग, थोड़ा सा समय जाने के बाद आप वो, इट कैन बी हाफ एन आवर, इट कैन बी 15 मिनट्स, बट नॉट इमीडिएटली, इट डिपेंड्स ऑन दैट सिचुएशन क्या है मेडिकली, तो उसको कट ना करें। सेकेंड थिंग इज़ दिस, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चे को लेकर जाके उसको एकदम से नहला देते हैं आज की डेट में, विच इज़ वेरी रॉन्ग और बहुत ही गलत तरीका होता है वो, तो वैसे ना करें। सबसे पहले बिफोर कटिंग द कॉर्ड वो बच्चे को माता के उसके सीने पे थोड़ा टाइम रख दीजिए, सो दैट ही और शी इज़ ऑल्सो फीलिंग दैट आई एम इन अ सेफ, क्योंकि वो डिस्कनेक्शन नहीं हो रहा है ना। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो माता भी उससे कुछ बात कर रही है या कुछ बोल रही है, समझो वो स्टेट में अगर उस टाइम पे वो है, तो दैट वो जो जीव है वो उसी माइंडफुल स्टेट में रहता है। सो देयर आर मेनी लेस चांसेस टू हैव एनी डिस्कम्फर्ट विद दैट फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो। थर्ड चीज़ जो कहूँगा मैं इसमें कि वो जो स्किन आती है बच्चों पे, जो उसके गर्भ में जो अंदर रहती है, वो जो कोटिंग रहती है ना, उसको बहुत समय ऐसा होता है कि उसको निकाला जाता है। सो आज की डेट में जिनको वो प्रॉपर प्रोसेस पता नहीं है, कहीं कहीं पे अभी वो शुरू कर दिया है कॉन्शियसली उसको रखने का, बट वो जब बच्चा बाहर आता है ना, तो वो जो लेयर रहता है स्किन का ना, वो नहीं निकालना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वन टाइप ऑफ अ प्रोटेक्शन फॉर दैट बेबी। उसको नेचुरली 2, 3, 4, 5 दिन उसको नेचुरली कैसा निकलेगा वैसे वो निकलना चाहिए, नहीं तो वो सारे जो तत्व उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको जो नरिशमेंट दे रहे हैं, वी आर रिमूविंग दैट फ्रॉम दैट द स्किन ऑफ द बेबी। तो इसीलिए उसको नहलाना नहीं है इमीडिएटली। सो ये जो 1 आवर की गोल्डन 1 आवर जो है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें ये बेसिक प्रिकॉशंस रखें तो बहुत अच्छा एक जन्म भी हो सकता है और उसका वो फ्यूचर भी बहुत अच्छा होने के लिए मदद हो सकती है। मैं जब रिसर्च कर रहा था अपने इस पॉडकास्ट के लिए, देयर वाज अ टर्म कॉल्ड गर्भधान जी, जो बार बार अपीयर हो रहा था इन द डॉक्यूमेंट्स दैट आई वाज रीडिंग। जी, तो व्हाट इज गर्भधान इन कॉन्टेक्स्ट विद द गर्भ संस्कार? जी, गर्भाधान ये जो है ना, ये जो 16 संस्कार है, इसका सबसे पहला नींव है, सबसे पहला संस्कार है, एंड विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम वो बगीचे का उदाहरण ले रहे थे, तो गर्भाधान इज़ लाइक यू कैन डिज़ाइन योर बेबी विथ योर परसेप्शंस। वो जो जीव आना है, वो स्त्री रहे पुरुष रहे जो भी है, वो तो एज पर योर डेस्टिनी ईश्वर के नियोजन से होने वाला है, लेकिन आपको जो कर्मफल जो बोलते हैं हम, कर्म जो दिए हैं ईश्वर ने, वो आप अगर बेस्ट वे में डालोगे तो वो अच्छा उसका रिजल्ट आ सकता है। तो गर्भाधान ये सबसे पहला संस्कार है 16 संस्कारों में। तो गर्भाधान में बेसिकली क्या होता है, हर एक क्षेत्र के हिसाब से कभी कभी कोई हवन करता है। फॉर एग्जाम्पल द टाइम व्हेन मेल एंड फीमेल आर गोइंग टू कम टुगेदर फिजिकली, उस दिन पे ये रिचुअल स्पेशली या उसके 2-3 दिन पहले होता है। उसमें फिज़िकल और स्पिरिचुअल 2 स्टेजेस होती है। स्पिरिचुअल में हम समझो जैसे कि कुछ हवन कर दिया या कुछ और चीज़ें उसमें रिचुअल में कर दी जो बताई गई है उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने। एंड सेकेंड थिंग इज़ दिस, कौन से समय पे वो स्त्री और पुरुष को, वो माता पिता को साथ में आना है, तो वो समय भी शुभ होना चाहिए। तो उसमें बेसिकली वो जो दिन का समय है उसमें
कुछ कहीं पे ब्रह्म मुहूर्त का समय बताते हैं, बट जनरली जो हमें देखने मिलता है द टाइम इज़ समवेयर अराउंड फ्रॉम 10 to 12, जो रात के 10 से 12 बजे का एक विंडो जो है तो वो बेस्ट कंसेप्शन के लिए माना गया है। तो ये जो है वो देखा जाता है। दूसरा, उसकी शुभ नक्षत्र क्या है, जैसे कि स्वाति या अनुराधा या पूर्वाषाढ़ जो भी नक्षत्र है वो देखे जाते हैं। वो उसकी तिथि क्या है वो भी देखी जाती है। और जो माता और पिता इनकी जो जन्म तिथि रहती है ना, वो तिथि पे गर्भाधान अवॉइड करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों का अभ्यास होता है। उसी के साथ कुछ मंत्र जप या नाम स्मरण उस दिन में, स्पेशली उस दिन में वो माता पिता ने करने चाहिए जो उसके संकल्प में उसने लिए हैं। जैसे कि 5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा वो जो चैंट करते हैं इष्ट देवता का या दत्त गुरु जी का, वो उनका होना चाहिए। उनका आहार अच्छा रहना चाहिए। सेकंड, वो जो 10 से 12 या जो टाइम में वो साथ आ रहे हैं तो उस समय पे उनके मन की स्थिति क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट करती है। बिकॉज हमारे जो वात्सायन ऋषि हैं उन्होंने जो कामशास्त्र पर ग्रंथ लिखा है कामसूत्र, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ सूत्र बताया है कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, समागम होते समय स्त्री और पुरुष की जो स्थिति है वो मेडिटेटिव मोड में रहनी चाहिए। तो मेडिटेटिव मोड यानी क्या है, तो ईश्वर के अनुसंधान में, नामस्मरण में। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर जनरली अगर हम एक किससे बोले कि हु थिंक्स अबाउट दिस एट द टाइम ऑफ सेक्स, करेक्ट, तो ये सामने वाले को लगेगा ही समथिंग, कुछ तो अलग ही बात हो रही है। लेकिन ये जैसे मैं शुरुआत से बार बार वही कह रहा हूँ कि हमारे शास्त्र बहुत व्यापक स्तर पर बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो परस्पेक्शन से आप साथ में आ रहे हो, वो मेडिटेटिव मोड में आप रह रहे हो, जैसे कि वो जो बेड है कि बेड पर पैर कौन सा पहले रखना है वो पुरुष ने, वो स्त्री ने कौन सा पैर रखना है, और स्त्री पुरुष के राइट साइड से वो बेड पर जानी चाहिए, या फिर वो कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, तो कौन से पोजीशन में वो समागम होना चाहिए। उसके बाद स्त्री ने और पुरुष ने क्या मेंटालिटी में वो रहना चाहिए। उसमें और एक चीज़ आती है गर्भाधान में कि गर्भाधान होने के बाद, समागम होने के बाद पुरुष को स्नान बताया गया है कि उस समय स्त्री को स्नान नहीं बताया गया है। स्त्री ने वैसे ही उस शैया पे शयन करना है, लेकिन पुरुष ने उठकर स्नान करना है। उसका बहुत अच्छा साइंस है। जैसे कि आप देखिए, एक बार जो एजैकुलेशन होता है तो उसमें समवेयर अराउंड 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी स्पर्म इज इक्वल टू एक जीव ही है वो। ठीक है, तो 300-400 स्पर्म्स से ओनली वन इज एबल टू गो टूवर्ड्स द एग ऑफ द ओवरी, जो ओवरी से एग आ रहा है, तो एक ही कंसीव कर पाता है। लेकिन बाकी के क्या हो गए, बाकी के तो वो उनका कुछ हद तक वो उनका वो मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो भी है। तो शास्त्र कितना सूक्ष्म स्तर पर ध्यान रखता है। देखो, वो भी जीव है, उस हिसाब से वो मर गए हैं, मृत हो गए, तो उसका पाप ना लगे, तो उसके लिए वो जो पुरुष है, वो जो पिता है, उसको जाके स्नान करके वापस आके फिर शैया पे उसके नॉर्मल जो उसकी जो क्रिया है उसको जो सोना है, तो वो भी उसमें एक विधान कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें, उसकी वास्तु का जो दिशा निर्देश है वो क्या कहते हैं, उसकी वाइब्रेशंस क्या है। वहाँ पे एक भगवान का, समझो आपकी इष्ट देवता का आपने फ़ोटो रखा है, उसको उसमें एक मंत्र रहते हैं। वो जो स्त्री है वो पहले जो सोती है तो उसके बाद उसकी जो योनि है उसके ऊपर 4 उंगलियां रखकर मंत्र कहना पड़ता है, और मंत्र कहने के बाद आवाहन करना पड़ता है। और वहाँ पे जो आवाहन है उसके अलग अलग मंत्र है, लेकिन उसका इंटेंशन ये है, वो जो पति है और वो जो माँ है, मदर एंड फादर, दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट, प्रेयर कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, आपका अंश मेरे इस पत्नी के गर्भ में उतरने दीजिए। तो इट इज़ सो डिवाइन, कितना दैवी है ये, और वो इंटेंशन से हम जा रहे हैं उस पर, तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा ही होगा उसमें, कुछ नहीं बहुत कुछ अच्छा होगा। तो ये जो गर्भाधान विधि है ना, इट इज़ लाइक दिस, इट्स वेरी मच ब्यूटीफुली डिज़ाइंड बेस्ड ऑन वैदिक साइंस। तो अगर वो कोई फॉलो करता है तो सर्टनली उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं उसमें। वाह, ओके। जस्ट टू सुपर सिंप्लीफाई दिस, अगर कोई यंग कपल ये पॉडकास्ट देख रहा है, हाँ जी, और उसको लग रहा है यार ये बहुत इंटेंस, बहुत डीप है समझने के लिए, हाँ जी, तो उनको 2-3 चीज़ें क्या करनी चाहिए इफ़ दे आर प्लानिंग देयर फैमिली नाउ,
जी तो what should they do? I mean, how do we super simplify this जी entire thing for them? तो सबसे पहले कैसे वी नीड टू अंडरस्टैंड दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट के जो मनुष्य का जीवन है ना वो 3 बेसिक चीज़ों पे आधारित है. दैट इज़ वी टॉक इट लाइक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 3 जो आयाम है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है. तो अगर वो प्लान कर रहे हैं तो उनकी शारीरिक स्थिति क्या है, फिजिकली दे आर फिट, उनकी सारी चीज़ें ठीक है, आर दे एबल टू कंसीव प्रॉपरली, तो ये सारा फिजिकल फिट है कि नहीं वो देख ले. मानसिक स्तर पे उनकी तैयारी है कि नहीं, और स्पिरिचुअल जो सारी चीज़ें हमने उसमें कही हैं वो स्पिरिचुअली फिट है कि नहीं. इसमें स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे थिंक दैट कि अरे इतने सारे लोग पैदा कर रहे हैं बच्चों को और तो हमारा भी हो जाएगा, उसमें क्या है, वो तो सक्सेसफुल हो रहे हैं. और सी हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मटीरियल सक्सेस. We are not only talking about the material success, we are talking the something much beyond than that, the subtle realm, spiritual realm. तो यहाँ पे उनको ये भी ध्यान में देना चाहिए कि जैसे कि वो फिज़िकल चेक या जो भी है उसके साथ इफ़ दे बिलीव दे कैन गो फॉर वास्तु गाइडेंस और एस्ट्रोलॉजर गाइडेंस, उसका गाइडेंस लीजिए. उसमें कुछ रिचुअल्स बताए गए हैं. तो ये सारे करने से उनका जो कर्मा का इफ़ेक्ट है ना वो आने वाले जो संतान है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, या फिर उसका प्रमाण जो है उसका जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा कम होने के लिए चांस उसमें ज़्यादा आ जाते हैं. सो देयर विल बी अ टाइप ऑफ अ प्योरर वे ऑफ कंसीविंग एंड गिविंग बर्थ टू अ डिवाइन चाइल्ड. इसमें ना डिवाइन चाइल्ड करके वर्ड आता है केतन जी. तो हमेशा लोग कहते हैं कि व्हाट इज़ डिवाइन चाइल्ड, ये दैवी बालक क्या है बेसिकली. तो दैवी जीव ये जो संकल्पना है, तो जैसे कि ये जो दैवी जीव है ना वो जन्म 2 केसेस में लेते हैं. उसका 2 है, एक तो एक ईश्वर इच्छा से लिया जाता है कि भैया अभी ये अच्छा दैवी जीव है, कुछ कार्य के लिए उसको ये करना है, तो वो ईश्वर के माध्यम से वो ईश्वर जैसा उसको चाहिए वैसा उसका जन्म होता है. दूसरा उसका कुछ पूर्व जन्म का कार्य बाकी रहेगा तो वो पूर्ण करने के लिए वो वापस जन्म लेते हैं. तो ये जो डिवाइन चाइल्ड जो है वो जो दैवी आत्मा है वो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं. उनकी साधना उनके स्तर पर वो लोक में जो सप्त लोक है उसमें वो करते रहते हैं. और वो उनको अट्रैक्ट अगर करना है तो उसी तरीके से हमें भी वो दैवी प्रयास करनी चाहिए. तो जब ये गर्भाधान, ये 16 संस्कार है और इसी के साथ फिज़िकल लेवल पे, मेडिकल लेवल पे हम जब प्रयास करते हैं तो ये दैवी जीव उस माता पिता के गर्भ में आकर्षण करके आकर्षित हो जाते हैं और वो डिवाइन चाइल्ड कहलाते हैं. और डिवाइन चाइल्ड का सबसे पहला, आप अगर किसी बच्चों को जो स्पेशली स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी या गर्भ संस्कार से जिसका जन्म हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली उसको 10 बच्चों में आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि उसका रहन सहन, उसका देखना, उसका बोलना, वो काला है गोरा है उससे नहीं है बात, लेकिन उसकी टाइप ऑफ मैच्योरिटी, टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीज़ें आपको उसको देखकर ही पता चलेगा समथिंग डिफरेंट ऑन अ पॉजिटिव मैनर ये बच्चे में है. तो ये उसका आउटपुट हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें वो देखे, इसका प्रिकॉशंस ले, ऑलवेज टेक अ प्रॉपर गाइडेंस. खुद के मन से ना करें. कोई गर्भ संस्कार के बारे में गाइडेंस देने वाला कोच है या फिर स्पिरिचुअल मास्टर है, उनसे आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और फिर वो प्लानिंग कीजिए. लाइक दिस दे कैन ट्राई फॉर कॉन्शियस कंसेप्शन विथ वेरी मच अवेयरनेस. With complete awareness. Complete awareness. Wow. Okay. Divakar ji, we're almost at the last segment. Yes. I would want to touch upon your journey. Yes. Because what I know is कि आप पहले कोई FMCG इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो. You were having a good high paying job. जी. And उसके बाद आपने सोचा कि सब कुछ छोड़ के मुझे ये वैदिक साइंस एंड गर्भ संस्कार के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना है. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू. जी. टेल मी समथिंग मोर अबाउट इट. मैं तो बहुत एक सामान्य जीव हूँ केतन जी, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि जो माता पिता के, गुरुजनों के जो संस्कार मिले हैं वो बहुत बड़ी और अच्छी धरोहर मिली है. वो आगे और लेके जाने का हमेशा मन में प्रयास रहता है. मेरा जो जीवन है प्रोफेशनल करियर वो हॉस्पिटैलिटी यानी होटल इंडस्ट्री से शुरू हुआ. तो उस समय मैं तो ईश्वर और ये सारी चीज़ों पे उतना ये नहीं था,
मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहा करता था। तो भगवान तो है ना, वो तो देख रहे हैं ना, तो उनको तो पता है ना, तो ऐसे सारी चीज़ें मैं बात करता था। लेकिन वो जो स्पिरिचुअल साइंस सीखी नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए। जैसे कि देखो एक बच्चा रहता है ना और माँ उसके बाजू में बैठी है, लेकिन बच्चा जब तक रोता नहीं है ना तब तक माँ उसको भोजन भी नहीं देती है, खाना नहीं देती है। तो वो रोने की प्रक्रिया वो बच्चे को करनी पड़ती है, तब उसको पता चलता है कि भैया अभी ये भूखा है। तो वो जो रोने की प्रक्रिया है ना, ये मुझे अध्यात्म से सीखने मिली। तो सबसे पहले मैं होटल लाइन में काम करता था, मैं 10-12 साल काम किया मैंने। मेरा पूरा स्ट्रक्चर, मेरा क्राउड वगैरह अलग था, लोग अच्छे थे, बट इट वाज समथिंग मोर ऑन मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल। लेकिन एक बीज जो था ना, वो हमेशा कुछ तो अंदर एक आत्मीय बीज जो है ना, वो अध्यात्म की तरफ मन में हमेशा लगता था कि हमारा जो जीवन है वो केवल स्वयं के विकास के लिए नहीं है। हमारे स्वयं के विकास के साथ हम कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा, मेरा, जो हम समाज के प्रति भी दायित्व रखते हैं, तो उस पर कुछ करना चाहिए। तो मैं बहुत अच्छी मेरी सैलरी भी थी, लेकिन 15 साल पहले मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया, और ऐसे लेवल पे छोड़ दिया जबकि वो बहुत ज़रूरी थी मेरे घर पे, मेरे फाइनेंशियल जो भी स्ट्रक्चर था। लेकिन मेरे माता पिताजी ने मुझे उसमें अपोज नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप जो रास्ते पे चल रहे हो, ईश्वर ही आपका ये उसमें संगोपन करेंगे। तो मैं फिर वो इंटरेस्ट के साथ, मुझे तो गुरु कौन रहते हैं, क्या रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या है, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अंदर वो बीज था कि कुछ तो करना है। तो मैंने एक संस्था से मैं जुड़ा, वहाँ से बहुत सीखा, गुरुजनों का आशीर्वाद है, उनसे सीखा मैं, और फिर एक्सप्लोर करने लगा। आई वॉज ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया एंड सम कंट्रीज। बाय गॉड्स एंड गुरुज ग्रेस आई हैव completed my more than 8.5 lakh kilometers till date journey in India and some countries. So it was like as a seeker I was traveling, as a devotee, but as a research point of view. तो उसमें हर जगह जाना है, हम जंगल जाते थे, हम साइंटिस्ट से मिलते थे, हम संतों से मिलते थे, हमारी जो धरोहर है भारतीय संस्कृति वो भारत में या विदेशों में कैसी है, तो ये सारा वहाँ पे मैं सीखा। और लेकिन उसी के साथ जो महत्वपूर्ण मैं सीखा गुरुजनों से, वो है कि आध्यात्म को कृति के स्तर पर कैसे जीना है। बिकॉज इन स्पिरिचुअल रियम द नॉलेज काउंट्स ओनली फॉर 2%। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ भगवद गीता इन माई हैंड, तो उसमें का नॉलेज जो है मुझे ना, वो मुझे एक गाइडेंस देगा, लेकिन उसमें जो श्री कृष्ण जी ने बताया है वो अगर मैं प्रैक्टिकल स्तर पर नहीं लाऊं तब तक वो 100% नहीं होगा। तो एक्शन काउंट्स 98%। तो ये जो एक्शन लेवल पे उसको कैसे जीवन में उतारना है, वो मैं मेरे गुरु से सीखा हूँ, गुरुजनों से सीखा हूँ, और उसी को कैसे मैं आगे भी ढाल सकता हूँ। तो इसी के लिए मेरे प्रयास रहे, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने गर्भ संस्कार या फायर थेरेपी, ये जो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस है, उस पर मैं ध्यान दिया। अभी फायर थेरेपी जो मेरा इसके साथ ऑल्टरनेट चलता है, आई डू हीलिंग इन दैट, आई डू फॉर द हीलर्स ऑल्सो, आई शेयर माई नॉलेज कि डूज डोंट्स क्या रहते हैं, ये व्हाट इज़ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ल्ड, ये स्पिरिचुअल रेन क्या है। तो आई वॉन्ट पीपल टू स्टैंड, आई ऐसा नहीं है, बट जस्ट इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम यूजिंग वर्ड आई। ईश्वर को चाहिए कि हर एक व्यक्ति उसके पैरों पे खड़ा रहे। तो ऐसे प्रैक्टिसेस आई लाइक टू प्रमोट, जो हम हमारे स्वयं पे करके एक अच्छा जीवन का निर्माण करें, एक अच्छा जीवन जिए, आनंदित जीवन जिए। बिकॉज ईच एंड एवरी सोल इज़ ट्राइंग फॉर द हैप्पीनेस, और उसको मैं हिंदी में अगर बात करूँ तो शाश्वत आनंद के लिए प्रयास कर रहा है। तो उसी के स्तर पर मैं भी, मेरा कुछ जो है, जो बोलते हैं ना, जैसे राम जी ने जो सेतु बनाया वो गिलहरी ने छोटा, तो मैं मेरा वैसे पार्ट कर रहा हूँ कि मैं वो स्प्रेड करूँ जो लोग मेरे इसमें हैं। मेरा वैयक्तिक विकास क्या है नहीं है वो तो ईश्वर ही देखेंगे। मेरी एक अनुभूति मैं आपको बताऊँगा। 15 साल हो गए मैंने जॉब छोड़ा है। आई डोंट हैव अ प्रॉपर पर्टिकुलर फाइनेंशियल सोर्स, बट आज की डेट में मुझे ना ही अन्न, वस्त्र और निवारा किसी की कमी पड़ी है। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द गॉड्स ग्रेस एंड गुरुज ग्रेस। दैट इज़ द बिगेस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आई हैव। आई एम स्टैंडिंग, आई एम सिटिंग फ्रंट ऑफ यू, आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट, आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 8 लाख किलोमीटर। अगर मैं लाखों रुपया सैलरी लेता तो भी मैं नहीं कर पाता था। इतने सारे देश में, विदेशों में जाके आया मैं, लोगों से मिला मैं, इतनी सारी कल्चर्स को सीखा मैंने, देखा सामने। ये मैं करोड़ों में भी कमाता तो नहीं होता था, लेकिन जब हम ईश्वर के लिए समर्पित हो जाते हैं तो ईश्वर भी हमें थाम लेता है कि भैया हाँ, ये मेरे लिए कुछ कर रहा है। देखो कृष्ण जी क्या कहते हैं भगवद गीता में, न मे भक्त प्रणश्यति। तो वो बोलते कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा। अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि भक्त का विनाश नहीं होगा। और उसमें और एक वो कंफर्मेशन दे कि ये निश्चित रूप से तू जान अर्जुन पार्थ कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा। तो भक्त का विनाश, भक्त का वर्ड जो यूज़ किया है उन्होंने, तो वी शुड ट्राई फॉर
टू बिकम अ भक्त। तो ये जो प्रेगनेंसी का जो पूरा ये सारा जो एम है ना, वो उस दिशा में जाता है। एक अच्छा भक्त बनेगा तभी वो उसका रक्षा, एक भक्त के लिए, जैसे प्रहलाद के लिए नरसिंह जी आ गए, तो वो एक भक्त के लिए ईश्वर अवतार लेंगे। तो उसी तरीके से हमें प्रयास करने हैं और यही मेरी जर्नी है। और मैं प्रयास करूँगा कि मेरे अंतिम क्षण तक, मैं प्रार्थना भी करता हूँ गुरु से, भगवान से, कि मैं ये स्प्रेड करूँ लोगों तक जो भी मुझे है, और मैं सीख रहा हूँ और लोगों से भी सीख रहा हूँ। आई एम ऑलवेज इन अ लर्निंग मोड। शिष्य भाव में रहना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, जो मैं सीखा हूँ और वो स्प्रेड करूँ। तो यही मेरा प्रयास है कि मैं आगे तक इस धरोहर को कैसे लेके जाऊँ और उसके लिए स्वयं के साथ लोगों को भी वो शाश्वत आनंद की ओर कैसे मैं प्रेरित करूं। वाओ, थैंक यू दिवाकर जी, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो इन स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस ऑफ गर्भ संस्कार। और आज का सेशन बहुत इंसाइटफुल था मेरे खुद के लिए, बिकॉज यू नो दिस वेरी लेस आई न्यू अबाउट दिस टॉपिक, लेकिन आपके यहाँ आने से यू नो आई गॉट मोर इन्फॉर्मेशन, मोर नॉलेज अबाउट इट। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द केटी शो। जी, मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आज के इस शुभ अवसर पर ये पॉडकास्ट करने की आपने मुझे संधि दी, मेरे विचार साझा करने की संधि दी, ये शास्त्र लोगों के सामने लाने की संधि दी। मैं यही लोग ये जो देख रहे हैं उनसे यही प्रार्थना करूँगा कि आप कोई भी प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहा है तो एक बार इस विषय को, गर्भ संस्कार के विषय को आप देखिए, उसका अभ्यास कीजिए, उसका प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। कॉन्शियस कंसेप्शन क्या होता है, 16 संस्कार क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों का ज्ञान लीजिए और फिर उस स्टेज में आप एंटर कीजिए। इससे आप स्वयं के जीवन के साथ एक अच्छे जीव को भी एक आप फलित कर रहे हो, समाज का निर्माण कर रहे हो और वो श्रेयसी प्रजा बना रहे हो। तो मैं इसी में धन्यता मानूंगा कि ये पॉडकास्ट देखे ऐसे कुछ जीव उसके लिए प्रयास करें, और ये मैं प्रार्थना भी करता हूँ ईश्वर से। धन्यवाद।